लिखा था 1893। अच्छा एक बात बताओ, गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे ना, करने क्या गए थे अफ्रीका वो? हाँ, आप लास्ट क्लास में नहीं थे ना, इसीलिए आंसर दे रही हैं। जो लास्ट क्लास में थे बताओ, अफ्रीका क्या करने गए थे वो? केस लड़ने गए थे, इसलिए क्लास करना जरूरी है। अरे हाँ भाई, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज कोशिश ये रहेगी कि जो आपका पार्ट बचा हुआ है उसे आज हम पूरा करें, ठीक है ना। अब वो कितने समय तक पूरा होगा वो डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर, लेकिन हमारी आज पूरी कोशिश रहेगी कि आज हम रिमेनिंग जो पार्ट है हिस्ट्री का उसे पूरा कर लें, और खासकर जो मिसलेनियस है, जो हमारी हिस्ट्री में नहीं आएंगे, उसको हम अलग से नोट कर लें, ठीक है। तो देखो भाई, कहानी ये है कि गांधी जी जो है ये 1915 में कहा आते हैं? इंडिया, ठीक है ना। 1915 में साउथ अफ्रीका से कहा आते हैं? ये भारत आते हैं। कहानी ये है कि देखो, गांधी जी वैसे भारत आने के लिए तैयार थे नहीं, उनका वहां बढ़िया चल रहा था, ठीक ठाक काम कर रहे थे, और उन्होंने 20-22 साल अपने जीवन के वहां दे भी दिए। हुआ ये कि 1914 में, 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत होती है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब चालू हुआ? 1914 में, और ये वर्ल्ड वॉर 1918 तक चला। ऐसा कहा जाता है कि 4 साल से ज्यादा ये युद्ध चला। इसमें 8 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। खैर, हमारे काम का विषय क्या है वो हम लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग को साइड में कहें, कब से कब तक? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 टू 1918, 1914 से 1918। हालांकि इंडियन हिस्ट्री का ये पार्ट नहीं है, बट इंडियन हिस्ट्री से रिलेट करता है, इसलिए कभी कभार पूछ लिया जाता है। 1914 में ये चालू हुआ था 28 ऑफ जुलाई, 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, और 11 ऑफ नवंबर, 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। तो अपडेट के साथ लिखो इसे, 28 ऑफ जुलाई 1914 यहां से चालू हुआ, एंड 11 ऑफ नवंबर, 11 नवंबर 1918 को ये खत्म हुआ। अब पूरी कहानी का मैटर क्या था? देखो, ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, वर्ल्ड वॉर तो हम समझ रहे हैं ना, दो देशों के बीच ये युद्ध होता नहीं, दो से अधिक देश होते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ऐसा माना गया था कि मोर देन 30 से ज्यादा देश थे इसमें। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में दो टीमें बनी हुई थी, जिसमें से टीम ए जो थी उसको लीड कर रहा था ब्रिटेन, और जो टीम बी थी उसको लीड कर रहा था जर्मनी। टीम ए में ब्रिटेन और टीम बी में कौन था? जर्मनी था। अब ये बात हम सभी को क्लियर है कि उस समय हम किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन ने हमसे ये कहा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में कि अगर इंडिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमें हेल्प करे, मतलब इंडिया के लोग अगर ब्रिटेन आकर हमारी तरफ से युद्ध लड़े, किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर हम इंडिया को क्या कर देंगे? फ्री कर देंगे। ये प्रपोजल था जो इंडियंस को दिया गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। क्या प्रपोजल था? सभी बोलो एक साथ, क्या प्रपोजल दिया गया था? कि अगर इंडिया किसको सपोर्ट करे? ब्रिटेन को सपोर्ट करे बाय आर्म पावर, क्योंकि मैन पावर तो सबसे ज्यादा भारत के पास है, जनसंख्या बहुत ज्यादा थी भारत के पास। तो अगर इंडिया सपोर्ट करता है ब्रिटेन को, तो वर्ल्ड वॉर के बाद हम उसे क्या कर देंगे? आजाद। अब उस समय था क्या कि जब इंडिया को यह समझ में आया कि यार ये तो अपॉर्चुनिटी है, आजाद होने का सबसे अच्छा तरीका है, तो इंडिया में उस समय एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी ने इंडियन से ये कहा कि भाई भारत के लोग निकल के ब्रिटेन जाएं, वहां युद्ध लड़ें, ब्रिटेन को जिताएं, और जीतने के बाद हम क्या हो जाएंगे? तो भारतीयों ने कहा कि पागल हो क्या भाई, एक बात बताओ, वर्ल्ड कप तो हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है? वर्ल्ड वॉर। अगर यहां से कोई व्यक्ति ब्रिटेन जाएगा तो उसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है, मरने के चांसेस ज्यादा है। तो इंडियंस ये कह रहे थे कि अगर हम वहां जाके मर ही गए तो फिर आजाद होने का क्या मतलब है? और जो लड़ने नहीं जाएंगे वो तो आजाद हो जाएंगे, और जो वहां लड़ने जाएंगे वो तो मोक्ष को मिलेगा उनको। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर कोई भरोसा करता नहीं था उस समय। तो कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को साउथ अफ्रीका से बुलाया
जिसको लोग जानते थे भारत में, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते थे, वही व्यक्ति कौन था? गांधी जी। और जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए तो ऐसा कहा जाता है कि जिस कंट्री से एक भी व्यक्ति वर्ल्ड वॉर में जाने के लिए तैयार नहीं था, उस कंट्री से गांधी जी ने 1.3 मिलियन 13 लाख लोगों को ब्रिटेन भेजा। ये केवल और केवल ट्रस्ट के नाम पे हुआ कि भाई गांधी जी बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके पीछे का रीजन जरूर रहा हो। बात समझ में आई? तो अगर ये पूछा जाए कि भाई गांधी जी भारत क्यों आए थे, तो उसका रीजन ये था कि वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि अगर आप हमारी हेल्प करें तो हम पर वर्ल्ड वॉर आपको क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। क्लियर है? यही वो कारण था कि गांधी जी 9th ऑफ जैन 1915 को कहा आते हैं? इंडिया आते हैं। नोट लगाओ, लिखना चालू करो। तो वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग लिखी हमने, क्या लिखा वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग बताओ जरा। अरे डेट के साथ बोलो, डेट के साथ क्या लिखा था? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918। नीचे नोट लगा के लिखो। 9 जनवरी 1915, 9th ऑफ जैन 1915 गांधी जी वॉज अराइव्ड इन इंडिया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं। नाइन्थ ऑफ जैन 1915 गांधी जी वॉज अराइव्ड इन इंडिया। गांधी जी कहां आते हैं? भारत। अब एक बात बताओ, गांधी जी खुद से आए या बुलाया गया? तो जब कोई व्यक्ति बुलावे में आता है, थोड़ा अलग ही उसका एक ईगो होता है ना। और जब कोई अपने से ही आ जाता है, जैसे आप जब भंडारे में जाते हो तो थोड़ा सा है, कोई कुछ बोल ना दे, 2 पूड़ी ही दे दी तो ठीक है, तीसरी पूड़ी मांगने में कहीं भगा ना दे, होता है ना ऐसा। लेकिन जब आप किसी के इनविटेशन में गए तो अलग ही जलवे होते हैं। मतलब किसी ने बोला चलिए खाना खा लीजिए, मन नहीं है, 10 मिनट बाद खाएंगे। फिर किसी ने कुछ लाके रखा, ये क्या लाके रख दिया, ऐसा खाने आया हूं मैं क्या? गांधी जी भंडारे में भारत नहीं आए थे, गांधी जी को इनवाइट करके कहां बुलाया गया था? भारत। इसलिए जब वो व्यक्ति भारत आया ना, तो उसने भारत आने के बाद वही सारे काम किए जो उसे सही लगता था। इंडियंस उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें उनके बारे में क्या सही लगता है, क्या गलत, उनको इससे कोई मतलब नहीं। भारत आ जाने के बाद गांधी जी ने क्या क्या किया, कुछ पॉइंट करके हम चीजों को लिखेंगे, ठीक है ना? लिखो, हेडिंग क्या कर लो, गांधी जी के भारत में किए गए शुरुआती सत्याग्रह, द अर्लियर सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। गांधी जी के भारत में किए गए कुछ शुरुआती सत्याग्रह। देखो गांधी जी हैं, सत्याग्रह करने के बिना तो रहेंगे नहीं। वो अफ्रीका में भी यही करते थे, अब उस व्यक्ति को भारत बुलाया गया, यहाँ के भी वही कर रहे हैं। देखो उनके आने का पर्पस तो वैसे 1915 में ही पूरा हो गया था। जितने लोगों को भारत से भेजना था उन्होंने भेज ही दिया था। अब खाली आदमी क्या करे भारत में? तो जो जो लोगों की समस्याएं उस समय शुरू में होती थी, उनके लिए वो कहीं ना कहीं काम करते थे। तो गांधी जी के शुरू में जो सत्याग्रह रहे, वो 3 नाम आप लिखेंगे। पहला सत्याग्रह उन्होंने किया चंपारण, ये ऐसे लिखकर ऐसे स्टार लगा लेना। पहला सत्याग्रह उन्होंने कौन सा किया था? चंपारण सत्याग्रह। ये इन्होंने किया था 1917 में, 1917 में। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। नोट करो, यह गांधी जी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, गांधी जी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? क्या बताएंगे नाम में? चंपारण। देखो चंपारण जगह का नाम है जो कि बिहार में, बिहार की चंपारण नामक जगह में उन्होंने एक सत्याग्रह किया, जिस कारण से उस सत्याग्रह को क्या कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह। इसके पीछे की स्टोरी बस 2 मिनट लेके सुन लीजिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चंपारण के जो किसान थे, ऐसा कहा जाता था कि वो नील की खेती, नील समझते हो ना? हाँ भाई, उजाला 4 बूंदों वाला, है ना? जो चंपारण के किसान थे वो नील की खेती कर कर परेशान हो गए थे और उनको चाहिए थी मुक्ति, कि वो नील की खेती करना क्या कर दें? बंद। अंग्रेज इस मूड में थे नहीं, तो गांधी जी ने इसी नील की खेती को बंद करवाने के लिए यहां जाके क्या किया था? उन्होंने सत्याग्रह किया। जब नील की खेती करने से या इस चंपारण सत्याग्रह करने से जब ये वाला काम बंद हो गया, तो गांधी जी का नाम भारत में बड़ा फेमस हुआ कि चलो गांधी जी का जो नाम हम सुनते थे
उधर अफ्रीका में, वो कहीं ना कहीं इंडिया में क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। अब जब चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा, गांधी जी का नाम फेमस हुआ, तो एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इनका नाम सुना ना, RENT भारत में भोपाल में है भी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को इस सत्याग्रह के सक्सेसफुल होने के उपलक्ष्य में एक टाइटल दिया था, महात्मा। कौन सा टाइटल? हम जनरली गांधी जी को किस वर्ड से बोलते हैं? महात्मा गांधी। तो गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल है वो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस सत्याग्रह के सक्सेसफुल होने पे? चंपारण। नोट करो इस पॉइंट को, जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे नोट करते जाइए, लिखो। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। द महात्मा टाइटल गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। महात्मा टाइटल, टाइटल का मतलब हिंदी में उपाधि। महात्मा टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का जो टाइटल है ये किसको दिया? गांधी जी को। इसका मतलब आप याद रखिएगा कि 1917 से पहले गांधी जी महात्मा गांधी थे ही नहीं। वो जो उनका लोकल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, वही चलता था। तो यहां से इनके नाम में क्या जुड़ गया? महात्मा नाम जुड़ गया। कौन सा सत्याग्रह कर लिया उन्होंने? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह के बाद उन्होंने 2 सत्याग्रह और भी किए। एक उन्होंने अहमदाबाद मजदूर हड़ताल करी, इंग्लिश वाले इसे अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक लिखेंगे। और जो तीसरा सत्याग्रह उन्होंने किया वो था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा याद हो जाए तो अच्छी बात है, पेपर में बहुत ज्यादा नहीं आता। अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक। अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक गांधी जी ने करी थी 1918 में, 1918 में। और जो खेड़ा सत्याग्रह था वो भी गांधी जी ने कब किया था? 1918 में। तो कभी कभी ये सीक्वेंस मैच करने के लिए आते हैं, कभी कभी सत्याग्रह का नाम पूछ लेता है और पूछ लेता है। आपके पीएनएसटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, वो मेरे पास एक स्लाइड किसी ने भेजा था उसका, कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। ये तो आज हम कुछ वॉर लिखेंगे भी जो हमारे काम के हैं। तो कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली ईयर के हिसाब से पूछ ले जाते हैं। अब भाई पेपर वाले को देखो, चंपारण सत्याग्रह से कोई मतलब नहीं आपके, वो तो बस हिस्ट्री इसलिए पूछ रहा है कि सिलेबस का पार्ट है आपके। तो कई बार बस ईयर और नाम ये मैच करने के लिए आ जाते हैं, उतना ही हमारे लिए काफी रहेगा। तो क्या नाम था भाई सत्याग्रह का? बोलो। अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक। और यहाँ कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह। ये इन्होंने कब किया था? 1918 में। ये भी कब किया था? 1918। देखो अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक की खास बात ये थी, गांधी जी इसके पहले जब सत्याग्रह करते थे ना, तो वो सामान्यतः सत्याग्रह में खाना पीना नहीं छोड़ते थे। लेकिन पहली बार यहाँ ऐसा हुआ था जब गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक करी थी, भूख हड़ताल करी थी। तो यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि विच सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया आर इंट्रोड्यूस्ड हंगर स्ट्राइक। भूख हड़ताल उन्होंने सबसे पहले किसमें करी? तो वो कौन सा काम था? यहाँ अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक। ऐसे नोट करके साइड में कहीं लिख लो। गांधी जी ने अहमदाबाद में पहली बार भूख हड़ताल करी थी। इट वॉज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ महात्मा गांधी। इट वॉज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ महात्मा गांधी अंडर द अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल। भूख हड़ताल को इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम? हंगर स्ट्राइक। इसके पहले गांधी जी भूखे भूखे नहीं रहते थे, लेकिन यहां कुछ ऐसा हो गया था जिसके चक्कर में उन्हें क्या रहना पड़ा? भूखा। बाद में वो सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा। ये तीनों के तीनों सत्याग्रह उनके क्या रहे? सक्सेसफुल। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाएगा। व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? आपको 3 ऑप्शन उसने दिए, तीनों में नाम सेम लिखे हुए हैं। पता चला पहले में शुरुआत कहां से हो रही है? खेड़ा से। अब अगर इंडिया में सत्याग्रह का सही सीक्वेंस अगर उन्होंने पूछा तो पहला सत्याग्रह कौन सा बताना है? चंपारण। उसके बाद कौन सा? अहमदाबाद। और उसके बाद कौन सा बताना है? खेड़ा सत्याग्रह। अब कहानी ये है कि ये 3 सत्याग्रह करके गांधी जी तो एकदम भारत में सुपरस्टार पहले से थे, आने से पहले ही लोग उनका नाम जानते थे। ये सब काम करके वैसे भी भारत में क्या हो गए? वो फेमस हो गए। अब कहानी ये है कि 1918 में, 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अंग्रेजों ने हमसे क्या प्रॉमिस किया था? क्या बोला था अंग्रेजों ने हमें? कि अगर इंडियंस वर्ल्ड वॉर में किसको सपोर्ट करते हैं तो हम वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को क्या कर देंगे? आजाद।
1918 में 11 नवंबर के दिन वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ब्रिटेन इस वर्ल्ड वॉर में जीता भी। अब हमें ये उम्मीद थी कि वर्ल्ड वॉर के बाद हम आजाद, और अगर ऐसा हो जाता तो ऐसी आपकी लास्ट क्लास हो जाती। तो मैं लास्ट क्लास में भी आपको ये बता रहा था, लेकिन हर जगह चोट मिली। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और अंग्रेजों ने हमें आजाद करने से मना कर दिया। और आप अच्छा इस बात पे लगाएंगे कि भारत की तरफ से वर्ल्ड वॉर में गए कितने थे? 1.3 मिलियन, 13 लाख लोग गए थे। इन 13 लाख लोगों में से 5 लाख लोग तो मारे गए थे। मतलब 5 लाख लोगों का मरना अंग्रेजों के लिए मजाक की बात बन गई। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने शुरू में ऐसा सोचा था कि हम भारत को आजाद करेंगे, लेकिन अभी भारत को आजाद करने का मूड नहीं। अब एक बात बताओ, जब अंग्रेजों ने भारतीयों को आजाद करने के लिए मना किया होगा तो भारतीयों का जो गुस्सा था वो अंग्रेजों के ऊपर तो था ही, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा किसके ऊपर था? गांधी जी के ऊपर था। कि तुम्हारे कहने के चक्कर में हमारे लोग कहां गए? ब्रिटेन गए, और वहां ब्रिटेन के रास्ते सीधे स्वर्ग चले गए। और जब हम आजाद होने की बारी आई तो अंग्रेजों ने क्या कह दिया कि हम आपको आजाद नहीं करेंगे। तो भाई अब तुम देख लो, और अंग्रेज, हमें तो अल्टीमेटली अंग्रेजों से क्या चाहिए? आजादी चाहिए। ये वो कारण था कि गांधी जी 1918 के बाद सीधे अंग्रेजों के अगेंस्ट ही खड़े हो गए हो कि अगर मैंने इंडियंस को ये प्रॉमिस किया था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर भारत आजाद होगा, तो अगर अब आप आजादी हमें नहीं भी दे रहे हो ना, तो हम आपके खिलाफ सत्याग्रह करके आजादी ले लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? तो गांधी जी जिस दिन साउथ अफ्रीका से भारत आए थे ना 1915 में, वो उस दिन से अंग्रेजों के अगेंस्ट नहीं थे। अगर वो शुरू से अंग्रेजों के अगेंस्ट होते तो अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए इतने लोगों को ब्रिटेन भेजता ही नहीं कभी। वो तो जब उन्होंने अंग्रेजों वाला वो जो प्रॉमिस था ना, जब उन्होंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया तो कहीं ना कहीं गांधी जी किसके खिलाफ खड़े हो गए? अंग्रेजों के खिलाफ। और इसके बाद गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रह किए हैं वो पैन इंडिया थे, अखिल भारतीय सत्याग्रह थे, पूरा भारत उसमें शामिल हुआ। उसमें से कुछ सत्याग्रह ऐसे भी थे जो लगभग लगभग सक्सेसफुल होने वाले थे, और कुछ ऐसे भी हुए जो गांधी जी के सत्याग्रह सक्सेसफुल नहीं हुए। तो इसके बाद गांधी जी ने कौन से सत्याग्रह किए उसकी मैं एक लिस्ट आपको यहां से बताता हूं, उनको आराम से आप लिखते जाइएगा। तो देखो कहानी क्या है। 1918 में 1918 में अंग्रेजों ने हमें आजाद करने के लिए मना किया, और 1918 से ही अंग्रेजों के खिलाफ भारत में माहौल बनना क्या हो गया? शुरू हो गया। कुछ चुटपुट घटनाएं यहां और भी हुई, जैसे कुछ पॉइंट्स करके लिख लीजिए। जैसे रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों ने कानून पास किया था 1919 में, इसको लिखो, समझाता हूं फिर मैं। रॉलेट एक्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका नाम यही है। रॉलेट एक्ट को कुछ किताबों में ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। अब ये क्या था वो हम समझ लेंगे। रॉलेट एक्ट के अलावा जलिया वाला बाग हत्याकांड, ये भी कब हुआ था? 1919 में 13 अप्रैल के दिन। ये सब मैं कनेक्ट कर दूंगा, अभी आप लिख लीजिए। रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, 13 अप्रैल को हुआ था। इसी के अलावा एक कमेटी भी बनी थी जिसका नाम क्या था? हंटर कमेटी। ये भी कब बनी थी? 1919 में। अब ये हंटर कमेटी, जलियांवाला बाग हम कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और इसके अलावा एक मुद्दा भारत में और भी चल रहा था, वो था खिलाफत। खिलाफत का मुद्दा कब चल रहा था? ये 1919 में, 1919 में। 4 पॉइंट लिखो पहले। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। उसमें तो स्टार लगा लीजिएगा, डायरेक्ट डेट पूछी जाती है इसकी। हंटर कमेटी कब बनाई गई? 1919। ये बनी कब थी? अक्टूबर 1919 में, अक्टूबर 1919 में बनी थी। और आखिरी में एक मुद्दा भारत में चल रहा था, खिलाफत। खिलाफत को हिंदी इंग्लिश दोनों में खिलाफत ही लिखना। खिलाफत का मतलब यहां अगेंस्ट जाना बिल्कुल नहीं है। खिलाफत एक वर्ड था, तुर्की से चालू हुआ था, वो आगे देख लेंगे। इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 1919 से। अब पूरी कहानी समझो क्या है। इधर देखो, सभी लिखना बंद कर दो। अंग्रेजों ने हमें आजाद करने से मना किया, हाँ या ना? वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा दिमाग खराब कि भाई हमने इतनी बड़ी अंग्रेजों को कहीं ना कहीं सहायता दी और बदले में हमारे साथ मजाक हुआ। तो 1918 के बाद भारतीय अंग्रेजों को कहीं भी देखते थे ना,
जैसे मान लो किसी टपरे में चाय पी रहे हैं दो अंग्रेज और उधर किनारे दो भारतीय खड़े हुए हैं, तो जब हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ होता है ना, तो सामने वाले से बात करने की जरूरत ही नहीं होती, कई बार उसको देखकर ही मारना चालू कर देता है आदमी। तो 1918 से 1919 के बीच में भारत में इतने सारे कांड हुए थे जहां भारत की पब्लिक अचानक अटैक कर देती थी अंग्रेजों के ऊपर। इसी अटैक को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कानून पास किया था जिसका नाम क्या था, रॉलेट एक्ट। अब 2 मिनट के लिए समझो, जैसे मैं अंग्रेज हूं और ये मान लो दो दोनों दीदी क्रांतिकारी है ना, और इन दोनों ने मुझे देखा, बोले यार ये अंग्रेज आदमी ही भारत के देखो दीदी आप सब क्रांतिकारी हो ऐसे समझो आप। और थोड़े समय के बाद इन्होंने क्या कर दिया, अटैक। अब मुझे तो मालूम नहीं था कि वो क्रांतिकारी काम चलता है, तो हमने सिस्टम से बोलकर एक ऐसा कानून पास कराया कि अगर मुझे किसी के ऊपर भी शक है कि आने वाले समय में वो क्या कर सकता है, अटैक, तो उसके बिना अटैक किए ही उनको क्या कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। एक बात बताओ, सजा क्राइम करने की मिलती है या क्राइम सोचने की, करने की होती है ना। मान लो मैं आज सोच रहा हूं कि 31 तारीख को कुछ ऐसा करूंगा कि खतरनाक, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये जो रॉलेट एक्ट था ना, यहां क्राइम करने की सजा नहीं थी, क्राइम सोचने की थी। अंग्रेजों को जिसको भी लगता था ना कि आदमी कुछ कर सकता है, चलो, बोले कहा, बोले जेल चलो। और किसी भी व्यक्ति को रॉलेट एक्ट के तहत कितने साल की सजा सुना सकते थे वो, 2 साल की। अब आप सोच के देखो, एक तो हम आजाद नहीं हुए, उसका गुस्सा, ऊपर से अब तो हमें क्राइम करने तक की जरूरत नहीं है, अब तो अंग्रेजों को जिसको भी लगेगा उठा के कहां डालेंगे, वो जेल के अंदर डालेंगे। तो ऐसे साइड में ऐसे नोट लगा के लिख लो रॉलेट एक्ट में, वहीं के वहीं किनारे, किसी भी व्यक्ति को सस्पेक्टिव मानकर, सस्पेक्टिव मतलब शक के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को सस्पेक्टिव मानकर अरेस्ट कर लेना, ऑन द बिहाफ ऑफ सस्पेक्टिव, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे क्या कर लेना, अरेस्ट। अब एक बात बताओ यार दोस्तों, आप लोग यहां पढ़ाई कर रहे हो, अभी 2 पुलिस वाले आए और मान लो किसी एक को उठाए कि चल भाई, तो पूछना तो बनता है ना कि भाई क्यों। अभी आप लोग पॉलिटी भी पढ़ोगे 1-2 क्लास, आपके सिलेबस में वो आर्टिकल भी है, तो थोड़ा बहुत आपको उसको पढ़ना। पुलिस वाले आपको लेके जाएंगे तो भाई पूछना तो बनता है, क्यों लेके जा रहे हो। और उन्होंने कहा कि अभी पास में नया खुला है, उसका इनॉग्रेशन कराना है हमें आपके हाथ। बोले तुम्हारा फेस लग रहा है, कल के अगर पेपर में फोटो आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो ये कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा था कि किसी व्यक्ति को उठाओ और जेल के अंदर डाल दो। और यही कहानी कहां हो रही थी, रॉलेट एक्ट में। अब देखो रॉलेट एक्ट में लाखों लोगों को अरेस्ट किया गया। जब रॉलेट एक्ट के अंतर्गत लोगों को अरेस्ट किया गया, जब लोगों को गुस्सा आया, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए। किसके विरोध में हो रहे थे, कि भाई ऐसा कानून देश से क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और जब लोग जलियांवाला बाग में इस कानून के विरोध में खड़े हुए, तो अंग्रेजों ने क्या चलवा दी, गोली चलवा दी। हम सभी को याद होना चाहिए, हम सबने पढ़ा होगा स्कूल में कि जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की संख्या तकरीबन कितनी थी, 1500 के आसपास। और 1500 लोग ये वो थे जिसमें ज्यादातर महिलाएं और कौन थे, बच्चे थे। अभी एक मूवी भी आई थी कुछ दिन पहले, इसी जलियांवाला बाग से ही संबंधित थी, अभी मुश्किल से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही लगी थी वो मूवी, केसरी चैप्टर 2। उस मूवी का भी टाइटल या मूवी की स्टोरी भी इसी के आसपास घूमती है, रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग के आसपास। जब जलियांवाला बाग में 1500 के आसपास लोग मारे गए और हमने अंग्रेजों से कहा कि भाई इतने लोगों को तुमने क्यों मार दिया, तो अंग्रेजों ने कहा कि ये वो लोग थे जो हमारे ऊपर क्या करने वाले थे, अटैक। और हमने कहा भाई 1500 लोग तो अटैक नहीं कर सकते, और अटैक करेंगे भी तो पुरुष करेंगे, वो महिलाएं और बच्चे क्या अटैक करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि हमने 1500 लोगों को मारा ही नहीं है, जलियांवाला बाग में मरने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 300-400 के आसपास है। इसी जलियांवाला बाग की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कमेटी बनी थी उसका नाम क्या था, हंटर कमेटी। तो कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उसका नाम क्या था, तो क्या था कमेटी का नाम, हंटर कमेटी। अब आप मुझे बताओ, हंटर कमेटी किसने बनाई होगी, अंग्रेजों ने या भारतीयों ने। अरे भाई उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, अंग्रेजों की। भाई जिस समय हम गुलाम थे उस समय सरकार किसकी थी, तो कोई भी कमेटी बनाएगा तो कौन बनाएगा,
अंग्रेजों की कमेटी में मेंबर कौन होंगे? अंग्रेज। तो वो हमारे फेवर में फैसला देंगे या भारतीयों के, मतलब अंग्रेजों के फेवर में? इसका मतलब ये कमेटी बनी और फैसला किसके फेवर में आया? अंग्रेजों के फेवर में आया। मतलब ये लगातार भारत में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही थी जो भारतीयों के गुस्से को और धीरे धीरे क्या कर रही थी? बढ़ा रही थी। अब हंटर कमेटी के बाद ये खिलाफत का मुद्दा क्या था? देखो, इस्लाम में क्या होता है, मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म में आप लोगों ने हर धर्म का एक गुरु नाम सुना होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में आपने एक वर्ड सुना होगा, पोप। ये वर्ड सुना है? क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म सुना है? क्रिश्चियन धर्म का जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? पोप। अभी कुछ दिन पहले ही एक नए पोप बने। आपने शंकराचार्य वर्ड सुना है? हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शंकराचार्य कहते हैं। आचार्य वर्ड सुना है? जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज। जैसे जैनों में सबसे बड़ा गुरु होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? आचार्य कहते हैं। दलाई लामा सुना है? बुद्धिज्म का जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दलाई लामा। ऐसे ही इस्लाम का जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता है ना, उसे बोला जाता है खलीफा। क्या बोलते हैं उसे? खलीफा। खलीफा वॉज द लार्जेस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इस्लाम। अंग्रेजों ने क्या किया था कि इस खलीफा पोस्ट को ही क्या कर दिया था? बताओ। अंग्रेजों ने कहा कि इस्लाम में कोई खलीफा जैसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, ये फालतू में एक ढोंगी आदमी होता है जो कि इस्लाम के नियम कानून को चेंज करके इस्लाम वालों को बलगरा के इधर उधर की बातें कराता है। तो खलीफा पोस्ट की समाप्ति हो जाने के बाद इस्लाम के लोगों ने आंदोलन कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी पोस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। उसी कारण एक मूवमेंट चालू हुआ था जिसका नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन। एक नोट लगाओ खिलाफत में, नोट लगाओ नीचे लिखो, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड बाय, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने करी। उसी का नाम याद रखिए, खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एक का नाम है, शौकत अली दूसरे का नाम। दोनों ये भाई भाई थे, इसलिए इनको अली ब्रदर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अली ब्रदर्स या अली बंधु कहते हैं। तो पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, सुनेंगे ढंग से। अली बंधुओं का नाम किस आंदोलन से जुड़ता है? तो आप बताएंगे खिलाफत आंदोलन से। अब आप मुझे एकदम बताओ, देख के बताओ, ये जो खिलाफत आंदोलन इंडिया में चल रहा होगा, क्या इसमें हिंदू रहे होंगे क्या? भाई ये आंदोलन मुसलमानों का है। कौन सी पोस्ट को बंद किया गया है? खलीफा, इस्लाम की सबसे बड़ी पोस्ट। तो इसमें हिंदुओं के आने का तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ ना, तो गांधी जी भी इसमें शामिल हुए। गांधी जी इन दोनों से जाके मिले, मोहम्मद अली और शौकत अली से। गांधी जी ने कहा देखो, ये जो पोस्ट खत्म करी है ना अंग्रेजों ने, इसका दुख मुझे भी है। तो उन दोनों ने कहा आपको क्यों है? भाई हम मुस्लिम हैं, हमारे धार्मिक गुरु की पोस्ट बंद हुई है तो हमें दुख होना चाहिए। गांधी जी ने कहा नहीं, मुझे हर चीज में दुख होता है, चाहे हिंदुओं की बात हो या फिर किसकी बात हो, मुसलमानों की बात हो। वो जो दोनों लड़के थे ना, मोहम्मद अली और शौकत अली, बेचारे वो रोने लग गए इस बात को सुनकर कि हमने आज तक भारत में ऐसा कभी नहीं देखा कि इस्लाम की कोई चीज हो रही हो और कोई हिंदू आके इस चीज को क्या कर रहा हो, सपोर्ट। तो एक बात बताओ सोच के, जब गांधी जी मुसलमानों के साथ खड़े होंगे खिलाफत आंदोलन में, तो कल को अगर गांधी जी कोई आंदोलन करेंगे तो क्या मुसलमान खड़े नहीं होंगे उनके साथ? तो वास्तव में ये पॉलिसी थी कि जब गांधी जी कोई एक बड़ा आंदोलन करे ना, तो उसके साथ भारत में हिंदू भी खड़े हो और कौन खड़े हो? मुसलमान भी खड़े हो। तो क्या ये चारों पॉइंट्स क्लियर है सभी को? एक बार सभी से पूछा जाए, बताओ रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था? रॉलेट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को कब अरेस्ट किया जाता था? सस्पेक्टिव मान के, क्राइम नहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं है, बस अंग्रेजों को ऐसा लगना चाहिए कि आने वाले समय में क्या कर सकता है, क्राइम। रॉलेट एक्ट जिस व्यक्ति ने बनाया था ना, जो इसका चेयरमैन था, उसका नाम लिख लो, कभी कभी नाम आता है उसका। रॉलेट एक्ट बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। ये व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा। क्या नाम था इसका? सर सिडनी रॉलेट। वैसे सिडनी जगह का भी नाम है, अगर आपने सुना हो। कहाँ है? विदिशा के आसपास तो नहीं?
कहाँ है? क्या बेबी? अरे सिडनी नहीं लिख रहा हूँ भाई, सिडनी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया का, कोई बात नहीं है। उस व्यक्ति का नाम क्या था? सर सिडनी रॉलेट। इन्होंने बनाया था रॉलेट एक्ट, कानून बनाया था। इन्हीं के नाम पे उस कानून को क्या बोला जाता है? रॉलेट एक्ट कहा जाता है। आपके एग्जाम पेपर में नहीं आएगा, केवल मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर पूछा जाए कि भाई रॉलेट एक्ट को रॉलेट एक्ट क्यों कहा जाता है, तो आप बताइए कि उसके चेयरमैन कौन थे? सर सिडनी रॉलेट थे, जिनके नाम पे ही इस कानून को हम क्या बोल देते हैं? रॉलेट एक्ट। आगे बताइए, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग की घटना जिस दिन हुई ना, उस दिन बैसाखी का त्योहार भी था, ये भी नोट करके लिख लीजिएगा। कौन सा फेस्टिवल था उस दिन? बैसाखी। ये फेस्टिवल सुना है? हाँ, बड़ा फेमस त्योहार। और उसी बैसाखी के त्योहार के लिए ही इकट्ठा हुए थे लोग। हाँ, तो बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स, फसलों का त्योहार है। जो फसल कटती है तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बैसाखी, है ना? अच्छा, ये जलियांवाला बाग में वो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, पढ़ा था अपन ने कहीं? फायर, एनिमल। आप लोग अभी स्कूल से बहुत जल्दी छूटे नहीं हो, अभी स्कूल का थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा ही होगा। लिख लेते हैं, टाइम पास नहीं करते। देखो, जलियांवाला नहीं, अब छोड़ दो, अब दिमाग बिल्कुल मत चलाओ। जलियांवाला बाग में जिस व्यक्ति ने फायर करने के ऑर्डर दिए थे, उस व्यक्ति का नाम था रेजिनॉल्ड डायर। क्या नाम था इसका? रेजिनॉल्ड डायर। आप इसे प्यार से जनरल डायर बुला सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जनरल डायर। बस ध्यान रखना, टायर नहीं बोलना है। क्या नाम था इस व्यक्ति का? डायर। जब सब कुछ भूल जाए तो इतना याद रखना कि गोली चलाने के ऑर्डर डायर नाम के एक व्यक्ति ने दिए थे। और हालांकि रेजिनॉल्ड डायर ने जब गोली चलाने के आदेश दिए, कई सारे लोग मारे गए। जलियांवाला बाग वाली घटना भी हमने आज समझी। हंटर कमेटी किसकी जांच के लिए बनाई गई थी, बोलो? अच्छा, किस चीज की जांच के लिए थी? क्या जांच कर रही थी? हाउ मेनी पीपल्स आर डेथ आफ्टर द फायर। और सोचो कितनी बुरी बात है, एक आदमी मरे, दो आदमी मरे, मरना तो मरना होता है। वो ये काउंट कर रहे थे कि अगर 400 लोग मरे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन वो 1,500 मरे तो बात। मतलब भारतीयों को जानवरों से कम नहीं समझते थे। उनका मानना था कि भारत जनसंख्या वाला देश है, यहाँ 2-4 हजार लोग अगर मर भी जाए ना तो किसी कोई परवाह उससे नहीं होती। आखिरी में कौन सा मूवमेंट हुआ? खिलाफत। खिलाफत को चालू करने वाले कौन थे? वो दो भाई थे ना, क्या नाम था उनका? मोहम्मद अली और शौकत अली। अब एक बात बताओ, क्या गांधी जी इसमें शामिल हुए थे? पर्पस क्या था उनके शामिल होने? अरे टिट फॉर टैट, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जिस दिन हम आंदोलन करेंगे तो तुम भी आ जाना। अब देखो, हमारी भी पॉलिसी यही होती है ना। जैसे मान लो किसी का बर्थडे और हम केक लेके गए, तो जिस दिन हमारा बर्थडे होता है हम क्या सोचते हैं कि कम से कम, अरे केक लेके नहीं आए चलेगा, लेकिन कम से कम विश तो करना चाहिए ना। ये पॉलिसी हमेशा काम करती है। आपको जो चाहिए वो पहले लोगों को दीजिए। आप वो जो चीज आप दे रहे होगे वही पलट के वो चीज आपको मिलेगी। जिसको आपने आज तक हैप्पी बर्थडे टू यू ही नहीं बोला, वो आपको केक लाके क्यों देगा? वो बहुत नहीं, बहुत कोई क्लोज है, मजबूरी में बेचारा लाके दे रहा है, वो अलग बात है। समझ में आया? अरे हाँ है ना, 1 मिनट का समय। अभी जो लिखा है ना, थोड़ा उसको रिकॉल करो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और ध्यान रखना, आज आप लोगों को आजाद करवाना है। 1947 आज ही होगा आज, इसलिए फटाफट पढ़ते जाना, लिखते जाना, जो लगे वो मेरे से पूछते जाना। फिर हम एक क्वेश्चन पेपर भी करेंगे आज इसी का। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसमें कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, वो आज के आज ही चेक कर लेंगे। हाँ जी मैडम। सिडनी रॉलेट, देखो सर तो उसका टाइटल है ना, अंग्रेजों को वैसे भी भारतीय क्या बुलाते थे? सर। सर सिडनी रॉलेट। रिवाइज करने का मतलब जो लिखा है बस उसे पढ़ लो एक बार। कहीं कोई ईयर नाम मिसमैच हो रहा हो, नहीं लिख पाए हो, तो मेरे से पूछ लो।
चले आगे, चलिए। अब गांधी जी तैयार हैं एकदम बम फोड़ने के लिए। सबको उन्होंने अपने अपने साइड धीरे धीरे काम करके मना भी लिया है। अब वो ये चाहते हैं कि रॉलेट एक्ट को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है, जलियांवाला बाग को लेकर लोगों का दिमाग खराब है, वो जो अंग्रेजों ने हमारा प्रॉमिस तोड़ा है उसको लेकर तो गुस्सा है ही, हंटर कमेटी गलत रिपोर्ट को लेकर भी गुस्सा है, खिलाफत आंदोलन के चक्कर में मुसलमानों को अपनी साइड कर लिया गया है। ये टाइम है क्या करने का, एक धमाका, और ऐसा धमाका होना चाहिए जिससे भारत की क्या हो जाए, आजाद। तो यहां से गांधी जी के हम 3 आंदोलन लिखेंगे, तीनों बड़े आंदोलन, कई बार डायरेक्टली उन्हें पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला जो आंदोलन लिखना है उसका नाम है असहयोग आंदोलन। नोट करो, हिंदी वाले असहयोग आंदोलन लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट। कॉपरेट सुना होगा, सहयोग, तो ये नॉन कॉपरेट है, ऐसे समझिए। असहयोग आंदोलन ये पहला है। दूसरा हमें याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हम बोलते हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दूसरा आंदोलन है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या छोड़ो? भारत छोड़ो आंदोलन, इसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए, पहला वाला कौन सा है? असहयोग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडिएंट। आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखी होगी ना, योर ओबीडिएंट, दिस इज नॉट अ ओबीडिएंट, दिस इज अ डिसओबीडिएंट, अवज्ञाकारी। हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम जब टीचर को एप्लीकेशन लिखे तो हिंदी में क्या, आपका आज्ञाकारी। अभी भारतीय आज्ञाकारी नहीं है, अभी क्या हो चुके हैं, वो अवज्ञाकारी हो चुके हैं। अंग्रेजों ने बोला नाचो, नहीं नाचेंगे, हम अकेले नाचेंगे, हमें आजाद कर दो। ये वाली। तीसरे वाले का नाम क्या बोलो? भारत छोड़ो। हमें चाहिए नहीं आप, भारत छोड़ो। भारत किसका है? हमारा, हम अपने हिसाब से देख लेंगे, तुम यहां से निकलो। तो देखो, यहां हमने असहयोग किया, यहां हमने अंग्रेजों की बात मानना बंद किया, भारत ही छोड़ दो आप। तो ये एक सीक्वेंस है। अब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920, ये डेट लिखो, 1 अगस्त 1920 से चालू किया। 1 अगस्त 1920, ये डेट याद रखिए। गांधी जी का सबसे बड़ा मूवमेंट माना जाता है 1 अगस्त 1920। और ये वाला जो आंदोलन है गांधी जी का, ये एक भारत में, मैं उसकी कहानी बताऊंगा आपको। एक भारत में कांड हुआ था जिसका नाम था चौरी कांड। हालांकि गांधी जी को देखो बंद नहीं करना चाहिए। एक चौरा चौरी ट्रेजेडी हो गई थी, इसकी कहानी आपको समझाएंगे, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। कब हुई थी बोलो? बोले वो नहीं पता हमें, वो पेपर में आता है इसलिए नहीं पता हमें। ये हुई थी 5 फरवरी। वैसे ये घटना 4 को हुई थी, पब्लिश कब हुई थी? ये 5 तारीख को, 5 फरवरी 1922। और चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था ये अपना 11 फरवरी 1922 को क्या कर दिया था, इन्होंने बंद कर दिया था। आंदोलन का नाम क्या है? शुरू कब हुआ ये? 1 अगस्त 1920। गांधी जी का दिमाग खराब हो गया, चौरा चौरी। और गांधी जी ने 1922 में, आप नहीं भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1922 में गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। इतना कुछ केवल सुनना, कुछ दूसरा पते जो अभी काम किया। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी तो गांधी जी ने भारतीय इंडिया के लोगों से ये कहा था कि भाई मेरी पॉलिसी लड़ने की नहीं है, व्यक्ति को मारने, कूटने, दौड़ाने में भरोसा करता हूं। मेरा उद्देश्य है धरने में बैठो,
कोई इधर मारे, इधर गाल कर लो। गांधी जी की पॉलिसी यही रही है ना। लेकिन एक बात बताओ, 2 मिनट की मैं गाली दूं। तो मैंने आप सबको कहा कि कोई इधर मारे, तो क्या हर आदमी हो सकता है ऐसे? कुछ लोग तो ये सोचते थे एक बार तुम भी मरवा लो। तो तुम्हें अगर लगता है कि इधर तमाशा सही है, तो इधर तो भाई हर आदमी नहीं हो सकता ना एक जैसे। हुआ क्या था, यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है जिले का? गोरखपुर में गांव है जिसका नाम क्या है? चौरा चौरी। वहां कुछ लोग रैली निकाल रहे थे। उन लोगों को ये लगने लग गया कि भारत आजाद हो गया। और वो जो चौरा चौरी गांव के लोग थे, जब वो रैली निकाल रहे थे, पुलिस वाले आए, उन्होंने मना किया कि तुम ये रैली मत निकालो। गांव के लोगों ने कहा कि हमको, हमें ऐसा पता चला है गांधी जी ने देश को क्या करा दिया है, आजाद। हम तो रैली निकाले। अब रैली निकालने वाले 1000 लोग, पुलिस वाले कितने हैं? 4-6। जब पुलिस वालों ने गांव वालों को रोका कि तुम्हें रैली, जलियांवाला बाग जैसी घटना फिर से हो सकती है, तो जैसे ही लोगों ने जलियांवाला बाग जैसा कुछ सुना, तो फिर भड़क गए वो। और वो जो 5-6 पुलिस वाले थे उनको दौड़ा लिया उन्होंने। अब पुलिस वाले भागते हुए उन्होंने जाके खुद को थाने के अंदर बंद कर लिया। अब आप माहौल का अंदाजा लगाइए। आगे आगे कौन भाग रहा है? पुलिस वाले। पीछे पीछे कौन भाग रही है? पब्लिक। थाने के अंदर लोग नहीं बंद हैं, कौन बंद है? पुलिस वाले। थाने को किसने घेर लिया? गांव वालों ने। और गांव वालों ने थाने में क्या लगा दी? आग लगा दी। और जब आग लगाई गई, इतिहास की किताबें ये कहती हैं कि 22 से 23 पुलिस वाले जल गए इसमें। और जो ये 22 से 23 पुलिस वाले जिंदा जले, ये पुलिस वाले अंग्रेज नहीं थे, भारतीय थे, जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे। और जब वो 22-23 पुलिस वाले जिंदा जल गए, और जब ये खबर किसको लगी? गांधी जी को लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे देश को कैसे आजाद कराऊं जहां एक ही देश के लोग अपने ही देश के लोगों को मारने में उतारू हो चुके हैं। और अगर एक स्थिति ऐसी बन गई जब हम अपने ही लोग अपनों को मारने लग जाएंगे, तो फिर आजाद कौन होगा फिर उसका? और इसी कांड का उन्होंने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया? उठा के आंदोलन। आप मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, अगर आप गांधी जी की जगह होते, एक तो होते नहीं, मान लो अगर होते, भाई गांधी जी की जगह होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आपके बारे में क्लास में पढ़ाया जाता है, आज आपके बारे में घर में बात नहीं की जाती है। लेकिन जरा सोचो, अगर आप गांधी जी की जगह में होते, आप मुझे बताओ, अगर आप गांधी जी की जगह में होते तो क्या इस कांड के बाद आंदोलन बंद करते? क्या इसमें मरे हुए लोगों की संख्या मात्र 22-23 थी? क्या लगता है? सोचो पूरा। आप गांधी जी की जगह होते तो क्या आंदोलन बंद करते? कोई बात नहीं, ज्यादा सीरियस लेना, मानना नहीं गांधी अपने आप को। मैं बस बोल रहा हूं, कोई भी आदमी होता ना, आंदोलन बंद नहीं करता हो। क्योंकि जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने मारे कितने थे? 1,500। और यहाँ केवल कितने मरे? 22-23 मरे। लेकिन गांधी जी की पॉलिसी है कि भाई मैं अगर बाकी जैसा कुछ तो फिर अंग्रेजों में और मेरे में कोई अंतर नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन सीधा है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब बंद किया, क्यों बंद कर दिया था? चौरा चौरी कांड का। और ये 1922 में क्या हो गया? जाके बंद हो गया। इसके काफी सालों तक गांधी जी भारत में इनएक्टिव रहे, निष्क्रिय रहे। उनको कई साल की जेल भी हुई, या 6 साल की जेल भी हुई थी गांधी जी को। उसके कई सालों के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चालू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका देखो कुछ पॉइंट करके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने करी थी 1930 में, 1930 में। तो इसे ऐसे याद कर लेना कि ये 20 में हुआ था, ये 30 में हुआ है। तो ये कब होना चाहिए? नंबर सीरीज के हिसाब से ये कब होना चाहिए? 20, 30, 40। तो बस ध्यान रखना, ये 40 में नहीं हुआ था, ये 42 में हुआ था। ये कब हुआ था? 42 में। तो ऐसे सीक्वेंस में, ईयर में याद कर लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब करी थी? 1930 में करी थी। और 1930 में करके इन्होंने 1931 में इसको बंद कर दिया। 30 में चालू किया और 31 में क्या कर दिया इन्होंने? बंद कर दिया। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ खास बातें थी, 1-2 लाइन में लिखो। जैसे
लिखिए, इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी यात्रा करी, दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी। दांडी यात्रा सुना है सभी ने? काहे के लिए करी थी गांधी जी ने? हाँ बोलो बोलो। अच्छा, पहले तो ये याद रखना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कौन से आंदोलन में करी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब 2 मिनट के लिए इधर सुनो सभी लोग। गांधी जी ने दांडी यात्रा, इधर बोथ साइड देखो दीदी, इधर देखो, बगल वाले को मत समझाओ, इधर देखो सभी। जब भी कुछ लगे ना कुछ बने तो उसे अपने तक सीमित रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में सबसे जरूरी पता क्या होता है? सेल्फ सेंट्रिक होना। किसी को कुछ आता है तो उसे सिर्फ खुद तक रखना चाहिए। जिस दिन पेपर होना उस दिन खुद लिख के आना चाहिए, क्योंकि जब सबसे सारी चीजें बनेंगी तो सेलेक्टिव खुद तक नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक सोचो, सबको सब कुछ नहीं बताना है। हो सकता है ये बात लगे कि मतलब दूसरे को बढ़ा बताने से ज्ञान बढ़ता है, समझाने से, ये टीचर्स के लिए लागू होता है, वो उसके लिए पैसे लेते हैं। चुपचाप उसे लिख लो और जाके कहाँ लिख के आओ आप? एग्जाम हॉल में लिख के आओ। बात समझ में आ रही है ना? बगल वाले को समझाना है बिल्कुल भी। दोस्ती भी ऐसे से करनी है जो हमसे होशियार हो, ताकि वो हमसे कुछ ना पूछे, जो हम पूछे हम उससे पूछे। समझ रहे हो ना? हमें मजा पता कब आता है? जब हमसे कोई पूछता है। जैसे किसी ने कुछ पूछा, तुझे डंडी याद तो है? बिल्कुल पता है, मैं भी गया था गांधी जी के साथ, बड़ा मजा आता है उसमें। लेकिन इससे एग्जाम पेपर नहीं निकलेगा। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोचना अपने को ना। टॉपिक पे आते हैं। तो कौन सी यात्रा करी थी गांधी जी ने? दांडी यात्रा गांधी जी ने अभी आपने बताया कि नमक कानून को तोड़ने के लिए करी। देखो कॉन्सेप्ट ये था कि भारतीयों को नमक बनाने के अधिकार नहीं। नमक समझ रहे हो ना सभी लोग? हाँ या ना? क्या होता है फॉर्मूला? Na और Cl के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? क्या बढ़िया, कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक। हाँ, हिंदी में उसको आयनिक कहते हैं। आयनिक बॉन्ड बनता है ना। और इस आयनिक बॉन्ड को और क्या बोलते हैं? निकालो निकालो, थोड़ा सा आप लोगों से भी पूछा जाए ना कुछ चीजें। बहुत हो गया डांडी मार्च। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? 12th में एग्जैक्टली कोर ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो उसमें आयोनिक लिखा ही नहीं मिलता, उसमें क्या लिखा मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ मिलता है। नीट वगैरह की जब तैयारी करोगे ना तो आयोनिक बॉन्ड सबसे आखिरी में बोलते हो, सबसे पहले क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। है बढ़िया, अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ तो बढ़िया हो ही जाएगा। हम नमक यात्रा में आते हैं। तो गांधी जी ने कहा ये कि देखो अंग्रेज हमें नमक नहीं बनाने दे रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, समुद्र के किनारे चलते हैं, समुद्र के पानी से क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। अब एक बात बताओ, जिस चीज को बनाने का अधिकार हमारे पास ना हो, अगर हम जबरदस्ती उसे बनाए तो कुटने के चांसेस हैं कि नहीं? मतलब गांधी जी कुटने के लिए ऑलरेडी तैयार थे, और खुद को कुटने के लिए तैयार थे, 10 लोगों को साथ में भी लेके जा रहे हैं कि अकेले नहीं कुटूंगा, क्योंकि नमक वाली दाल केवल मुझे नहीं खानी है, तुम सबको खानी है। तो ये दांडी यात्रा का जो कॉन्सेप्ट है पेपर में बड़ा बढ़िया पूछा जाता है। ठीक है, तो दांडी यात्रा से 3 चीजें हम लिखते हैं। शुरुआत कब से हुई थी पहले ये लिखो। दांडी यात्रा की जो शुरुआत है ये 12 मार्च 12 ऑफ मार्च 1930 और ये चली थी 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930। 12 तारीख से कब तक की थी इन्होंने? 6 तारीख तक। बस इस मैप में देख लेना, यहाँ कुछ नहीं है। देखो इधर समझो, गांधी जी इधर रहते थे जिस जगह का नाम था अहमदाबाद। क्या नाम जगह का? आश्रम था जिसका नाम क्या था बोलो? साबरमती आश्रम। और गांधी जी ने अहमदाबाद से इधर किनारे जगह है, जगह का नाम क्या है?
वो यहाँ से यहाँ तक गए थे। अब आप अंदाजा इस बात का लगाइए कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 240 माइल है, 240 मील। माइल किलोमीटर से ज्यादा होता है, मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1.6 माइल होता है। आप ऐसे सोचिए कि 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है। और गांधी जी की एज उस समय 60 साल से ऊपर थे। 60 साल से ऊपर का व्यक्ति मोर देन 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर उसने पैदल यात्रा करी। तो ऐसा नहीं कि गांधी जी केवल नाम के गांधी जी थे, वो जो चीज समझते सोचते थे ना वो कर भी लेते थे। और जब ये यात्रा गांधी जी ने चालू करी थी तो कितने लोग उनके साथ? 78, 79 वो खुद ही थे। और जब गांधी जी जब दांडी पहुंचे थे ना तो उनके साथ 1.5 लाख, 1.5 लाख लोग थे, जो बीच में लोग उनके साथ क्या होते गए, जुड़ते चले गए। और आप सोच के देखो, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं थी, कोई न्यूज चैनल कोई ऐसा था ही नहीं जिससे लोगों को इस बात के बारे में पता चले। बस वो जिस गांव से गुजरते, रात में रुकते, वहां कुछ भाषणबाजी होती, लोगों को चीजें समझ में आती है, लोग उनसे जुड़ते, उनके साथ कहां चले जाते हैं, वो आगे चले जाते। बस समझ में आए? तो कहां से कहां तक की यात्रा थी बोलो? अहमदाबाद से दांडी, नोट करके लिखो। दांडी यात्रा गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी तक की करी थी। टोटल कितने मील की थी? 240 मील, 240 मील। और ध्यान रखना, वो जो 6 अप्रैल आपने डेट लिखी है ना, उस 6 तारीख के दिन गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। मतलब उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाया, और नमक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वैसे भी समुद्र किनारे पानी वेपराइज हो जाता है, नमक थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो नमक ऐसे मुट्ठी में उठाकर उन्होंने बताया कि भाई मैंने अंग्रेजों का नमक कानून क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। अब आपने एक कॉन्सेप्ट यहां ये समझना है, इधर देखो, बोर्ड साइड देखो सभी। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, पूरे भारत में एक्टिव था, और ऐसा माना जा रहा था कि गांधी जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ भारत में क्या हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। अंग्रेजों को ये लगने लग गया था कि अगर ये आंदोलन थोड़े दिन और चला तो भारत आजाद। तो जब भी ऐसा लगता है इंडियंस को कि हम क्या होने वाले हैं, आजाद होने वाले हैं, उसी समय कुछ ना कुछ खेला हो जाता था। अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ एक संधि कर ली। संधि मीन्स पैक्ट, समझौता। अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति था जिसका नाम था इरविन। क्या नाम था इसका? लॉर्ड इरविन उसका नाम था। उसने गांधी जी की कुछ बातें मान ली। उन्होंने कहा देखो गांधी जी, आप नमक बनवाना चाहते हो ना, बनाओ, सेंधा नमक भी बनाओ, काला सेधा गोरा जितने नमक बनाना चाहते हो बनाओ। और कुछ चाहते हो क्या? तो गांधी जी ने अपनी जो जो डिमांड्स थी वो बता दी। अंग्रेजों ने कहा आई विल एग्री, बस तुम ये आंदोलन अपना क्या कर दो, बंद कर दो। गांधी जी को यही चीज नहीं करनी। देखो, एक बार चोट इंडियंस को यहां लगी थी, यहां भी भारतीयों को लगा था कि हम क्या होने वाले हैं, और जब फाइनल जीतने वाले ही होते थे तभी आरसीबी हार जाती थी। ये वाली कहानी। यहां भी ऐसा लग रहा था कि आरसीबी क्या जीतने वाली है आईपीएल, और आखिरी में अंग्रेजों ने गांधी से क्या कर लिया, समझौता कर लिया, और यहां भी हम आजाद होते होते रह गए। इसलिए आखिरी वाले आंदोलन में गांधी जी ने रिस्क लिया ही नहीं। गांधी जी ने क्या बोला? नो समझौता, नो बातचीत, भारत से निकलो और कहां जाओ, बाहर जाओ। तो यहां हमें एक फैक्ट लिखना है, कॉन्सेप्ट समझना। एक चीज यहां से मैं और लिंक करके आपको बता रहा हूं। उस समय भारत के कुछ क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, इनका नाम सुना है, राजगुरु, ये जेल में बंद थे। भारत के लोग ये कह रहे थे कि गांधी जी अंग्रेजों से कोई संधि मत करना, अगर करना तो अंग्रेजों से ये बोलना कि इनको जेल से बाहर निकालो, बाहर। गांधी जी ने इन लड़कों के बारे में कोई बात नहीं करी। अंग्रेजों से क्या कर ली उन्होंने, संधि कर ली, आंदोलन अपना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जब अंग्रेजों को यह लगा कि यार गांधी को ही लड़कों से कोई मतलब नहीं है, तो अंग्रेजों ने उठा के लड़कों को क्या दे दी, फांसी दे दी। आज तक गांधी जी को इस बात पे गाली दी जाती है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी, और एकदम सही बात है। मैं भी इस बात को लेकर इनको गरियाता हूँ कभी कभी। सही बात ये देखो, जब आप घर के बुजुर्ग होते हो ना, जब घर के आप बड़े होते हो,
तो आपके पास जिम्मेदारी होती है कि जो छोटे हैं आपसे, भला ही वो आपसे डायरेक्टली कनेक्शन में ना रहे, लेकिन आप उनके बारे में कम से कम सोचे जरूर। भगत सिंह की एज क्या थी? वो 21-22 साल में लगा था उस समय, और उन्होंने कोई ऐसा काम थोड़ी ना किया था जो खुद के फायदे के लिए था, उन्होंने तो भारत के फायदे के लिए काम किया था। क्लियर है? तो 2 लाइन अलग से लिखे, नोट करें। चलो, तो वो समझौता लिख लो पहले। तो इसे हम क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। मैं इधर अलग से लिख देता हूं। क्या था समझौते का नाम? गांधी इरविन, हिंदी में समझौता, इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। इसकी डेट वैसे पूछी तो नहीं जाती, बट लिख लीजिए। ये हुआ था 5 अप्रैल, या इसे छोड़ो, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। क्लियर है? कब हुआ था समझौता? बोलो ये 5 मार्च 1931। ये कौन है इरविन? बोलो, नाम से क्या लगता है? इंडिया का था या अंग्रेज था? तो उस समय ये वायसराय थे इंडिया के, जैसे आज राष्ट्रपति होता है, वैसे उस समय अंग्रेजों का जो मुखिया होता था इंडिया में, उसे हम क्या बोलते थे? वायसराय। और गांधी जी से तो परिचित हैं आप सभी लोग, है ना? तो इनके बीच एक समझौता हुआ 5 मार्च को, जिसको हम क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ये समझौता दिल्ली में साइन हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। लिखो इसे नोट करके, इसे हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पेपर में कभी कभी कैसे पूछता है, दिल्ली पैक्ट किसके बीच में हुआ? ये दिल्ली समझौता किसके बीच में हुआ? तो एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ कौन थे? इरविन। क्लियर? क्या गांधी जी ने यहां भगत सिंह को छुड़ाने वाली बात कही थी? तो अंग्रेजों ने ये समझा कि इनको क्या कर देना चाहिए? हमें फांसी। डेट लिखो, 23 मार्च। ये डेट तो आपको याद होगी, स्कूल वगैरह में भी इसे कहीं ना कहीं बात की जाती थी। 23 मार्च 1931। अब देखो, 5 मार्च को समझौता हुआ था, 20 दिन भी पूरे नहीं हो पाए थे। 23 तारीख को, 23 मार्च 1931 को, जगह कौन सी? लाहौर से। कितने लोगों को फांसी हुई? बोलो, पहला बोलो कौन? भगत सिंह। दूसरा बोलो राजगुरु, और तीसरा बोलो सुखदेव। अच्छा, 23 मार्च को क्या मनाते हैं हम? शहीद दिवस, है ना? तो इन्हीं की फांसी वाली जो डेट है उसको हम याद करते हैं। अच्छा, एक बात आपको और बताओ ना, शहीद दिवस वैसे इंडिया में 2 बार मनाया जाता है। एक 23 तारीख को, एक दिन में मनाया था 30 जनवरी को। पेपर में ध्यान रखिए, 30 जनवरी के दिन गांधी जी को गोली मार दी गई से भैया। उस दिन को भी किस रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस। हम सब जानते हैं पूरे इंडिया में लोग ये वाला शहीद दिवस नहीं मनाते। जनरली कौन सा शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? ये वाला। तो किन किन लोगों को फांसी दी गई? बोलो, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। हाँ जी, क्या बोलो? तो तेज बोलो देवी। हुआ रहा होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन क्या होता है पॉलिटिक्स में, एवरीथिंग इज फेयर। राजनीति में सब जायज होता है। जहां अपना फायदा ना लगे ना, वहां राजनीति काम नहीं करती। लालू प्रसाद यादव का नाम सुना है? कौन है? बोले सुनने की बात हुई तो सुना था। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी, क्या नाम है उसका? तेजस्वी नाम है ना बड़े बेटे का। उसको कुछ दिन पहले पार्टी से निकाल दिया उन्होंने। पार्टी तो छोड़ो, परिवार से निकाल दिया। वो एक वीडियो उनका वायरल हुआ। अब आप सोचो, पॉलिटिक्स चलाने के लिए जब एक व्यक्ति अपने लड़के को बाहर कर सकता है कि उसकी पार्टी कोलैप्स ना कर जाए,
रहने देते मैडम, है ना, कहीं से कहीं नहीं जोड़ते हैं चीजों को, र्यूमर्स को स्टोरी में कनेक्ट नहीं करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का ये विषय था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इन तीन लोगों को फांसी हुई 23 तारीख को। चले, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। चलो, इनकी जयंती बताओ कब मनाई जाती है? भगत सिंह जयंती कब मनाते हैं हम? ये सब पेपर में पूछा गया, लिखो। अच्छा, जयंती का मतलब क्या होता है? बर्थ एनिवर्सरी। जयंती मतलब बर्थ एनिवर्सरी, और पुण्यतिथि मतलब डेथ एनिवर्सरी। और ये सब कुछ मरने के बाद होती है। जैसे मान लो आज हम ये पढ़ के गए और कल किसी को बर्थडे किसी का, तो मतलब तुम्हारी जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत मरेगा वो। जयंती मरने के बाद सेलिब्रेट की जाती है ना। भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है 28 सितंबर को, 28 सितंबर। दो तीन लोगों के और नाम लिख लो, चंद्रशेखर आजाद का भी लिख लो। चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई जाती है 23 जुलाई को, 23 जुलाई। गांधी जयंती तो उम्मीद है कि लिखवाने की जरूरत नहीं है, कब मनाई जाती है, और उम्मीद है कि वो पेपर में भी नहीं आए, है ना। अब गांधी जयंती पूछेगा तो ऑलमोस्ट लगभग लोग सब बना ही ले जाते हैं, है ना। तो यहाँ इनको फांसी हो गई। अच्छा, एक चीज मैं आपसे यहाँ और डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद इसे खत्म करते हैं। बोर्ड साइड देखो सभी, भगत सिंह को फांसी हुई किस चीज के लिए थी? बस ये आपको समझा, एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, बस उसके हिसाब से समझिएगा। देखो, एक कमीशन भारत में आया था जिसका नाम क्या था? साइमन कमीशन। ये स्टोरी केवल सुनेंगे, इसमें काम की एक दो लाइन है वो हम लिख लेंगे। साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1928 में। इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। एक्चुअल में इसमें सारे गोरे ही थे, अंग्रेज थे। इंडिया के लोग ये कह रहे थे कि इसमें हमारे भी दो चार लोग होने चाहिए, तो हम इसका विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय, इनका नाम लिखा था ना लास्ट क्लास में, ये वो लाल बाल पाल वाले एक। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 को इंजर्ड हो जाते हैं। मतलब पुलिस वालों ने उनको खूब मारा, पगड़ी पहनते थे, पंजाब के थे, तो ऐसा कहते हैं पूरा सर फट गया उनका। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय किसका विरोध करते हुए घायल हो गए, और घायल भी इतनी बुरी तरीके से हुए कि 17 नवंबर 1928 लाला जी ऊपर, लाला जी की मौत हो गई। अब लाला जी थे कौन? प्रोफेसर, मतलब प्रोफेशनली प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। और लाला जी के स्टूडेंट कौन थे? भगत सिंह, ये उनके स्टूडेंट थे। सुखदेव, राजगुरु, ये उनके स्टूडेंट। और जब भगत सिंह और उनके दोस्तों को यह पता चला कि लाला जी को साइमन कमीशन के विरोध में इतना मारा गया कि उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, और जिस पुलिस वाले ने ऑर्डर दिया था लाला जी को मारने का, उसका नाम था सैंडर्स। क्या नाम था इसका? जनरल सैंडर्स। ये अंग्रेजी पुलिस वाला, मतलब विलेन कौन? सैंडर्स। तो इन्होंने प्लान ये बनाया कि जहां लाला जी गए हैं वहीं इसको सैंडर्स। और इस दिन के करेक्ट एक महीने के बाद 17 दिसंबर 1928 सैंडर्स को इन्होंने क्या मार दी? और इन्होंने अकेले गोली नहीं मारी। ऐसे क्रांतिकारी जो लड़के होते हैं ना, चार पांच साथी होते हैं, उसमें भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे, राजगुरु भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे। चंद्रशेखर आजाद तो भाग गए, वो तो कभी पुलिस वालों के हाथ में नहीं है। लेकिन
इनको गोली मारने के कारण ही भगत सिंह को क्या किया गया था, अरेस्ट। और ऐसा नहीं कि गोली मारने के बाद भगत सिंह वहीं खड़े रहे, वही भग लिए। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि भगत सिंह को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये आतंकवादी आदमी, ये टेररिस्ट है, और इसके साथ जितने भी लड़के हैं वो सब आतंकवादी हैं। अब चूंकि ये आतंकवादी थे नहीं, इनको ऐसा लगता था कि फालतू का चार्ज मेरे ऊपर लगा हुआ है, तो भगत सिंह अपनी बात को रखने के लिए, लोकसभा याद है, सुना है लोकसभा दिल्ली में, लोकसभा उस समय हालांकि उसको सेंट्रल असेंबली कहा जाता था, विधानसभा कहा जाता था। भगत सिंह ने अपने एक दोस्त जिसका नाम था बटुकेश्वर, क्या नाम था इसका, बटुकेश्वर, पूरा नाम था बटुकेश्वर दत्त, इसके साथ मिलकर कहा जाते हैं लोकसभा के अंदर, और वहां जाके बम फेंक देते हैं। अब उन्होंने बम इसलिए फेंका ताकि सारी मीडिया भगत सिंह की तरफ, और वो कम से कम ये बता सके कि हमने सैंडर्स की हत्या आतंकवादी होने के लिए नहीं करी, हमने सैंडर्स की हत्या इसलिए करी है क्योंकि हमें किसका बदला लेना था, लालाजी। और जब उन्होंने लोकसभा में बम फेंका था ना, तो उन्होंने, हाँ जी, जब उन्होंने बम फेंका लोकसभा में, तो उन्होंने ये बोला कि हमने लाला जी का बदला लिया है, किसकी मौत से, सैंडर्स की मौत से। समझ में आया। और यहां भगत सिंह को अरेस्ट किया गया क्योंकि लोकसभा के अंदर थे वो, और कहां ले जाके बंद किया गया, लाहौर जेल में, और उसी लाहौर जेल में आगे जाके उनको क्या हो गई, फांसी। दिस इज ये समझ में आया। अब यहां से हमारे पेपर के लिए दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, साइमन कमीशन इंडिया कब आया, 1928 में। लाला लाजपत राय की मौत क्यों हुई, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ और उनकी क्या हो गई। भगत सिंह ने किस पुलिस वाले गोली मारी थी, सैंडर्स को, इसी कारण उनके ऊपर वो चार्ज लगा हुआ था, जिसके कारण उनको क्या हुई थी, फांसी हुई। ये तीन लाइन अलग से, कहानी सुनने के साथ साथ पेपर के लिए मटेरियल भी हमारे पास तैयार होना चाहिए। साइमन कमीशन इन विच ईयर अराइव्ड इन इंडिया, 1928, 1928। लिख लिया। लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई थी, 17 नवंबर 1928, 17 नवंबर 1928। क्या इसी दिन इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी या पहले हुआ था, पहले हुआ था, 30 तारीख के दिन, 30 अक्टूबर को। डेथ कब हुई थी इनकी, 17 तारीख। सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कब की गई, 17 दिसंबर। अगर ये वाली डेट है तो ये वाली आप कनेक्ट कर लीजिएगा, एक महीने बाद की डेट है, 17 नवंबर 17 दिसंबर। सेंट्रल असेंबली में बम कितने लोगों ने फेंका था, दो लोगों ने, कौन कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इसकी डेट अगर याद हो जाए तो कर लेना, 8 अप्रैल 1929, साल 8 अप्रैल 1929। और इसी के बाद ये क्या हुए थे, अरेस्ट हुए थे। अब मैं वो घटना तो सुनिए। सेंट्रल असेंबली में बम इन दोनों लोगों ने फेंका। अब हुआ ये कि जब इन दोनों ने बम फेंका तो इनसे पूछा गया, भगत सिंह से पूछा गया कि भाई जब आपको अपनी बात ही रखनी थी कि आप आतंकवादी नहीं हो, तो बात रखने के तरीके और भी, आप रेडियो में कॉन्फ्रेंस करवा देते या कुछ भी करवा देते, बम फेंक के ही बताओगे तुम आतंकवादी हो कि नहीं हो। भगत सिंह ने कहा देखो हमने लोकसभा में बम ऐसी जगह में फेंका जहां कोई बैठा नहीं था, अगर हम आतंकवादी होते ना तो हम बम वहां फेंकते जहां लोग बैठे, और हम चूंकि ऊपर से नीचे बम फेंक रहे थे, ऊपर से किसी चीज को नीचे फेंकना बहुत आसान होता है। अब जैसे मान लो ये आगे आगे लोग बैठे हुए, पीछे कुर्सियां खाली, अगर सच में हत्या करने के उद्देश्य से ही कोई बम फेंकेगा तो वहां फेंकेगा ना जहां कोई बैठा हुआ है। और आतंकवादियों का तो कोई जाति धर्म होता ही नहीं है, उनका उद्देश्य तो लोगों को मारना ही है, तो उन्होंने बम कहां फेंका, खाली कुर्सियों में।
और जब पूछा गया कि बम फेंकने का रीजन क्या था, तो गांधी जी का बड़ा मतलब भगत सिंह का एक बड़ा फेमस डायलॉग है यहाँ कि हमने बम इसलिए फेंका क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी। जब सरकार के कान क्या हो जाए, बहरे, एक धमाके की जरूरत थी। और धमाका कैसा होना चाहिए, इतना खतरनाक कि कान के पर्दे खुले नहीं फट जाए। ऐसा कभी कभी माता पिता भी करते हैं, एक बार पिताजी ने कुछ बोला, दो बार बोला, और आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, अनसुना, तो तीसरी बार ऐसे बोलते ना, इधर आओ। उस समय पिताजी के अंदर वो भगत सिंह वाली आत्मा होती है, और हाथ बम होता है, भम, 2 मिनट के फिर ऐसा लगता है हाँ आप कुछ बोल रहे थे, आप भगत सिंह नहीं समझा रहे। क्लियर है, तो ये वाली बात अपने को याद रखनी है। ये वाला हिसाब किताब पूरा, आखिरी वाले में आ जाते हैं। आखिरी वाला कौन सा था बोलो, आखिरी वाला था भारत छोड़ो आंदोलन। लिखो, डेट लिखो इसकी, खत्म करते हैं। स्टार्ट हुआ था 1942, अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। तो आप एकदम डेट लिखो स्टार्टिंग इसकी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942। इसको हम अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। लिख लीजिए, वैसे नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, अगस्त में चालू हुई थी इसलिए अगस्त रेवोल्यूशन इसे कहा जाता है। इसमें गांधी जी का एक नारा लिखो, बड़ा फेमस नारा था। नारा मतलब स्लोगन, कौन सा नारा था बोलो, डू और डाई। या तो हम इस बार आजाद होंगे, या तो मर नहीं जाएंगे, या तो हम आजाद होंगे, या तो आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देंगे। दिस इज द पॉइंट, डू और डाई, ठीक है ना। और इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था इस बार। और अगर वो नहीं मरते ना खुद से, तो लोग मार डालते उनको। दो दो बार हमारे साथ नाटक किया तुमने, एक बार 20 में, एक बार कब 30 में। तो इस बार गांधी जी एकदम फुल मूड में थे, इस बार अब रहने नहीं देना है भारतीयों में। 1942 में आंदोलन चालू हुआ और ये 1944-45 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। नोट करके लिखिए, 1944-45 में क्या हो गया, ये समाप्त। 44-45, इसके पीछे की मैं बैक स्टोरी भी आपको समझा देता हूं, उससे थोड़ा सा क्लियरिटी ऑफ थॉट और अच्छे से रहेगा। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बोलो। देखो, हम आजादी के बहुत नजदीक, 44-45 में आई है, आजादी के 2 साल और बचे हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था ये बताओ, रफली बोलो। 1914 से 1900, यही हुआ था ना। अंग्रेजों ने क्या प्रॉमिस किया था हमसे, अरे कुछ कुछ उनकी कंडीशन थी, क्या बोला था, अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो हम वर्ल्ड वॉर के बाद आपको क्या कर देंगे। क्या यहां हम आजाद हुए, नहीं हुए, धोखा हुआ हमारे साथ। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था 1939 से। कब से चालू हुआ था, 1939। आप लोगों ने हिटलर का नाम सुना, वो हिटलर, एडोल्फ हिटलर, इतनी मूछों वाला हो, कहां का था ये, बोले नाम सुनने की बात हुई थी। हिटलर जर्मनी का था, कहां का था ये, जर्मनी था। इस हिटलर ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या करी थी, शुरुआत। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था 1939 में, और खत्म कब हुआ था, 1945 में। पहले पे डेट लिखो आप सभी लोग, अलग से लिखो, वो क्विट इंडिया में नहीं, अलग से बैकग्राउंड में आप उसे लिख लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। अभी ये पाकिस्तान वाला युद्ध खत्म नहीं होता ना भारत के साथ, तो आपने आज तक न्यूज 18 में देखना चालू कर दिया होगा कि कुछ लोग ये कहने लग गए थे कौन सा वर्ल्ड वॉर चालू होने वाला है, थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन याद रखना, अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होता ना, तो दुनिया में कोई नहीं बचता। आप लोगों ने केमिस्ट्री में वो न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ा होगा ना,
उसके बारे में चलो आखिरी में बात कर लेंगे, ठीक है ना। ये लिख लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, 1939 से 1945। इस बार भी वही दो टीम, एक तरफ कौन, ब्रिटेन, और एक तरफ कौन, इस बार जर्मनी को लीड कौन कर रहा था, हिटलर। इस बार जर्मनी का कैप्टन था हिटलर। और हिटलर ने इस बार सोच के रखा था कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें मारा। और इस बार जर्मनी का जो हिटलर था, सबसे ज्यादा टारगेट किसको कर रहा था, वो ब्रिटेन को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था चर्चिल। क्या नाम था, पूरा नाम था ब्रिस्टन चर्चिल, बट ब्रिस्टन छोड़ो, आप तो क्या नाम याद रखिए, चर्चिल याद रखिए। जैसे नरेंद्र मोदी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वैसे उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल थे। करंट अफेयर्स में हम लिखेंगे भी, संडे वाली क्लास जो हमारी रहेगी हमारे आसपास के, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में देखा ये आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं भारत के, उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नाम भी आपसे पूछा गया है, और खासकर उनके नाम जो भी रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं, जो कुछ दिन पहले जिनका क्या किया गया है, चुनाव किया गया है। तो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चर्चिल। और हुआ यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जो था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो भी किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ था। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका ब्रिटेन के साथ था, लेकिन बहुत आखिरी में आके शामिल हुआ था उसके साथ। इस बार जो अमेरिका था वो 1941 में ही ब्रिटेन के साथ क्या हो गया था, शामिल। कहानी ये है कि ब्रिटेन ने इस बार भी इंडियन से ये कहा कि आओ मरो, वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपको क्या कर देंगे। ये पहली बार बात पड़ेगी या दूसरी बार। और 100% ये बात है कि इस बार इंडियंस इस बात को मानने वाले नहीं। और इस बार तो गांधी जी भी नहीं बोल रहे थे, और गांधी जी को तो खुद का भी डर लग रहा था उनको, अगर मैंने इस बार बोला तो लोग कहीं मुझे ही ना मार दें। इस बार इंडिया वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ शामिल नहीं हुआ। हिटलर ने खूब दौड़ा दौड़ा के किसको मारा, ब्रिटेन वाले। इनकी इतनी हालत खराब हो गई कि 1945 तक पहुंचते पहुंचते चर्चिल ने अपनी पोस्ट से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उसने अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। प्राइम मिनिस्टर चर्चिल के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटेन का एक प्राइम मिनिस्टर बना जिसका नाम था क्लीमेंट एटली। ये ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने। ब्रिटेन के हालात बहुत खराब थे। एटली जो नया प्रधानमंत्री बना उसने कहा कि अब हम भारत जैसे देश को गुलाम बना के नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा देश खुद ही अब बर्बाद होने के कगार में आ चुका है। तो हम भारत के जैसे और भी हमारे जितने गुलाम देश हैं, देखो भारत केवल अकेला गुलाम तो था नहीं, चाइना भी गुलाम था। अगर आप ऐसे इतिहास में उठाओगे तो ब्रिटेन ने दुनिया के लगभग 72 देशों गुलाम बना के रखा था। इटली नए प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हम भारत को 1948 से पहले पहले क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमने आजादी की जितनी लड़ाइयां लड़ी आखिरी तक, अंग्रेजों ने आखिरी में खुद से ही कहना चालू कर दिया कि अब हम भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम बना के नहीं रख सकते। और इसका सबसे बड़ा कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता, हिटलर इसको नहीं कूटता, ब्रिटेन की इकोनॉमी क्रैश नहीं होती, चर्चिल रिजाइन नहीं करता, इटली नया प्रधानमंत्री नहीं बनता, इंडिया नेवर एवर इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग 1947। चाहे कितना भी भारत आंदोलन कर लेता, उस समय कुछ नहीं होने वाला था। इटली ने स्टेटमेंट दिया इंडिया को हम कब से पहले आजाद कर देंगे, 1948 से पहले। इटली ने एक टीम भेजी भारत जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कुछ नहीं था, कुछ लोगों की टीम थी जो भारत आई थी। इसमें 3 लोग थे, स्टोफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, लेकिन वो आपके काम की चीज नहीं है। आप तो बस इतना याद रखिए कि कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया, 1946 में। इंडिया में चुनाव हुए, चुनाव इनडायरेक्टली हुए। सितंबर 1946 में इंडिया में गवर्नमेंट बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू उसके क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। और अंग्रेजों ने तो यह कहा था कि हम 48 के पहले आजाद करेंगे। 15 अगस्त 1947 के दिन देश को क्या कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। अब यहां से यह क्वेश्चन उठता है कि गांधी जी के इतने सारे आंदोलन तो हुए, उन्होंने हमें आजादी दिलाई,
या इंटरनेशनल कोई रीजन था जिसके कारण हम आजाद हुए। तो आप इसे ऐसे समझो कि जिस समय गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे ना, अंग्रेजों को बोल रहे थे भारत से कहां जाओ, बाहर, उस समय ऑलरेडी अंग्रेजों का यह मूड था कि हम भारत में रहने के लिए तैयार नहीं है। अब जरा सोचो, आप किसी के घर से जाना चाहो, पहले से आपका माइंडसेट हो, और उस घर के लोग आपको ये बोलने लग जाए कि एक काम करो निकलो, तब तो ये बात वही हुई ना कि हम यही चाहते थे कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो कि हम यहां से बैग वैग पैक करें और कहां निकल जाएं हम, ब्रिटेन। ये बात समझ में आई? हाँ है ना? तो हमारी आजादी में सबसे बड़ा रोल किस वर्ल्ड वॉर का है? फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वैसे मैं बताऊं, जर्मनी की जीत नहीं हुई आखिरी में, जीता आखिरी में ब्रिटेन ही, लेकिन वो किसके रीजन से जीता था? अमेरिका के रीजन से। लेकिन ये इतना बर्बाद हो चुका था, 5 साल 6 साल युद्ध लड़के, कि इस देश में कुछ बचा ही नहीं, और इसने फाइनली भारत को क्या कर दिया? आजाद कर दिया। क्लियर है सभी को? 3 लाइनें लिखते हैं बस। तो क्या क्या लिखना है? पहला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी बोलो? 1939। कब खत्म हुआ है? अच्छा इसकी डेट भी लिख लो आप लोग। ये चालू हुआ था 1 सितंबर से, 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939। हाँ ठीक, 39, 1939। और खत्म कब हुआ? 2 सितंबर 1945। दिन के हिसाब से देखो कितने दिन चला? एक दिन। 1 सितंबर को चालू, 2 सितंबर को खत्म, लेकिन ईयर के हिसाब से देखें तो कितने साल चला? 6 साल चला। ठीक। जर्मनी को लीड कौन कर रहा था? हिटलर। नाम लिखो उसका। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हु वाज द लीडर ऑफ जर्मनी? एडोल्फ हिटलर, पूरा नाम था इसका, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ नहीं लिख पाओ तो कम से कम हिटलर लिख लेना, ठीक है ना? जर्मनी को जो व्यक्ति लीड कर रहा था उसका नाम क्या था? हिटलर। हिटलर की एक ऑटोबायोग्राफी भी है, नाम लिखो उसका। जैसे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी ना लास्ट क्लास में हमने, हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई स्ट्रगल। हालांकि उसका स्ट्रगल तो कभी नहीं रहा। हाँ दीदी, एडोल्फ हिटलर, क्या नाम था उसका? एडोल्फ हिटलर। वैसे इसके पूरे नाम को जानने की जरूरत नहीं है, आप तो हिटलर ही याद रखो काफी है। क्या नाम था उसकी ऑटोबायोग्राफी का? माई स्ट्रगल। लेकिन ये जर्मन भाषा में थी, जर्मनी का था। जर्मन भाषा में माई को बोला जाता है मीन। क्या बोलते हैं? मीन। मीन वो मछली वाला मीन नहीं है ना, जर्मन लैंग्वेज में माई को क्या बोलते हैं? मीन। और स्ट्रगल को बोलते हैं केम्फ, KEMF, मीन केम्फ। तो ओरिजिनली इस बुक का नाम क्या है? मीन केम्फ, जर्मन लैंग्वेज में है। इंग्लिश में जब ये ट्रांसलेट हुई तो इंग्लिश में इसका जो टाइटल वर्ड आया वो क्या आया? माई स्ट्रगल। और हिंदी में क्या आया? मेरा संघर्ष। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, हिटलर ने अपने जीवन में स्ट्रगल किया हो ना किया हो, लेकिन उसके कारण दुनिया के बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए, समझिए, आप लोगों ने ये वाला वर्ड सुना कहीं? यहूदी, ये सुना है? कितने लोगों ने आज ही पहली बार सुना? पहले बताओ। ऐसे लोगों की पहचान मुझे हो जानी चाहिए। यहूदी को इंग्लिश में कहते हैं ज्यूस। क्या बोलते हैं? देखो जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हैं ना, ऐसे कम्युनिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? यहूदी। आप लोगों ने एक देश का नाम सुना होगा, इजराइल। इसका नाम सुना है ना? इजराइल इन्हीं का देश। पूरे इजराइल में कौन रहते हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी के बड़े अच्छे दोस्त। वो कौन से बिलोंग करते हैं? किससे? और यहूदी के सबसे बड़े जो दुश्मन है पूरी दुनिया में, वो मुस्लिम। अब आप देखो, दिस इज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ जो कि मैं बात कर रहा हूं। इजराइल के बगल में एक देश है फिलिस्तीन, फिलीपींस में, इसको बोलते हैं पैलेस्टीन।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैलेस्टीन। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज वगैरह में भी, पिछले 2 सालों से ये आपस में लड़ रहे हैं, इसराइल और कौन? पैलेस्टीन। यहाँ का एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है हमास। क्या नाम है? वो यहां से कुछ लोगों को उठा के ले गया था, इन्होंने जो दौड़ा दौड़ा के मारा इनको, आज तक उठ ही रहे। हालांकि अब तो थोड़ा इनह्यूमन होने लग गया है, क्योंकि अब पैलेस्टीन के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वॉर में मारे गए हैं। करंट अफेयर्स में इस चीज के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि हिटलर जो था और जो यहूदी, इसका कनेक्शन, हिटलर खुद कौन था? यहूदी था। इजराइल देश के लोग जो है ना, उसी यहूदी कम्युनिटी से बिलोंग कौन करता था? अब मैटर ये है कि पहले कभी हिटलर अपने आप को यहूदी मानता रहा होगा, पास्ट में कभी, बाद में उसने अपने आप को कहा कि मैं यहूदी नहीं हूं, मैं कौन हूं? जर्मन। जर्मन वालों की क्या नीले कलर की आंखें होती हैं, जो हमारा ये आइरिस होता है ना, अपना कैसा होता है? ब्लैक। जर्मन्स की कैसे होते हैं? ब्लू, नीला होता है। ऐश्वर्या राय की आंखें नीली है, उससे भी डार्क ब्लू किसकी आंखें होती हैं? जर्मन्स की। अब कहानी है कि हिटलर ने कहा कि यहूदी हमारे वाले नहीं, इसने यहूदियों को मारना चालू किया जर्मन से। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना हो, क्वांटम फिजिक्स के बहुत बड़े नाम में है। अल्बर्ट आइंस्टीन खुद किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? यहूदी से। हिटलर के कारण वो जर्मनी छोड़ के भाग गया, और जितने लोग जर्मनी छोड़ के भागे यहूदी, उन्होंने ही अपना एक नया देश बनाया, जिस देश का नाम क्या है? इजराइल है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने यहूदियों की तकरीबन 2 करोड़ पॉपुलेशन को मारा। आप अंदाजा लगाओ कि एक आदमी 2 करोड़ लोगों को कैसे मार सकता है। A single person assassinated 2 CR persons in individual community। मारने का तरीका सोचो क्या था उसका। जैसे ये कमरा है ना, ऐसे ही हिटलर ने बनवाए थे गैस चेम्बर, उसमें होती थी पॉइजन गैसेस, जहरीली गैस। मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम सुनोगे, MIS भोपाल में भी लीक हुई थी, वो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जहां कहीं भी मिथाइल लग जाए मतलब वो क्या होता है? पॉइजन हो जाता है। ऐसे ही गैस चेम्बर उसने गैस के बनवाए थे, और लोगों के कपड़े वपड़े उतार के 100 लोगों को एक साथ कहां डालता था? उस कमरे के अंदर, क्योंकि उस कमरे में क्या होती थी? पॉइजन गैस। दम घुटने से लोगों की क्या हो जाती थी? मौत। और कमरे, जैसे दरवाजा दिख रहा है ना, इस दरवाजे के जस्ट दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक चेम्बर्स होते थे। आपने अगर चीता देखी हो तो चीता 2 टाइप की होती है, एक तो लकड़ी की बनती है, एक इलेक्ट्रिक वाली भी होती है। इलेक्ट्रिक वाली में कुछ नहीं, ऐसे ट्रे आता है बाहर, आदमी को लिटाया जाता है, अंदर रोस्ट भूसा वूसा आखिरी का मिल जाती है। ऐसे इलेक्ट्रिक चेम्बर बनवाए थे। तो जो 100 लोगों का दम घुटता था, उनको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक चेम्बर में डाला जाता था। उनमें से कुछ लोग मर भी नहीं पाते थे, कुछ लोग अधमरे होते थे, सांस चल रही होती थी, सोचो जिंदा उनको इलेक्ट्रिक चेम्बर के अंदर डालता था। इसीलिए हिटलर आज के समय में क्रूरता का एक सिंबल बना है। आज तक आपने कभी सुना किसी ने अपने बच्चे का नाम हिटलर रखाया हो? क्योंकि ये ऐसा नाम है जो शायद दुनिया में एक बार ही रखाया गया, उसके बाद कभी नाम नहीं हुआ है। क्लियर है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जिसमें ऐसी घटनाएं भी वर्ल्ड लेवल में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। 11th क्लास का अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटी लेके पढ़ता है, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट लेके पढ़ता है, तो ये सारी चीजें उसको कहीं ना कहीं स्टडी के तौर पे देखनी पड़ती है। नहीं है ना, हम हिटलर के समुदाय से हैं, हम तो गांधी वाले देश से हैं। भाई हमारा जो नेता वो क्या बोलता था? हिटलर से जस्ट अपोजिट। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ना ही हमें हिटलर जैसा नेता चाहिए जो एक समुदाय को धर्म के नाम पे मार दे, और ना ही आज हमें गांधी जैसा करनी चाहिए कि सामने वाला हमें कितना भी कूटता रहे, पीटता रहे, और हम बोलते रहे कि नहीं नहीं अभी इधर इधर है, अभी एक काम करो। हमें बीच वाला चाहिए जो दोनों तरह की बातें कहीं ना कहीं सोचते हैं। कुछ और चीजें क्या लिख रहे थे? क्या लिखा था लास्ट में बताओ? क्या लिखा था बायोग्राफी का नाम हिटलर की? जर्मन भाषा में क्या नाम है? मीन काम्फ, मीन केम्फ, सेम नाम है। हिंदी में क्या है? मेटा स्टोरी। ठीक, कुछ और लिख लो। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लिखो। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, Clement Attlee was the Prime Minister of Britain। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में बताता हूँ।
ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया क्लीमेंट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। जिस समय भारत आजाद हुआ, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट नहीं भी लिखो, कम से कम क्या लिख लो, एटली। क्या नाम था स्कूल का? क्लीमेंट क्लीमेंट एटली। बस ध्यान रखना ये सीमेंट एटली नहीं है ना, क्या नाम है इसका? क्लीमेंट एटली। उस समय ब्रिटेन के क्या थे वो? प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। क्लियर? इंडिपेंडेंस की डेट बोलो क्या थी भाई? अरे बोलो भाई, ये तो पता होगा ना। भारत कब आजाद हुआ? 2014। 45 अगर किसी ने बोला तो मैं भगत सिंह के पास भेज दूंगा उसको, है ना। मुझे पता है आप लोग होशियार हो। 45 मुझे कहीं से सुनाई दे रहा था अभी बीच, है ना। 15 अगस्त 1945 नहीं 47, है ना। 15th ऑफ अगस्त 1947 इस दिन हम आजाद हुए। पार्टीशन कब हुआ इंडिया का? एक दिन पहले। नोट लिखो, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। बधाई हो आप सभी लोगों को, आजाद हो गया है भारत। हालांकि कुछ जल्दी आजाद हो गया है क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में हिस्ट्री केवल बेसिक की है। अगर आप एसएससी के लिए या सीएचएसएल के लिए या जूनियर इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने को मिलता। क्या लिखा अपन ने? इंडिपेंडेंस डे लिखो 15 अगस्त 1947। पार्टीशन लिखो, विभाजन, बंटवारा, पार्टीशन, जो भी उचित लगे लिख लेना। पार्टीशन हुआ था एक दिन पहले 14 अगस्त। क्या अलग हुआ था भाई भारत से? बोलो। पाकिस्तान अलग हुआ था। एक चीज यहां और समझ लो, बस देख लो बोथ साइड। जब भारत का पार्टीशन हुआ था, जब भारत का बंटवारा हुआ था, तो कितने पाकिस्तान बने थे? 2 पाकिस्तान बने, है ना। एक ये वाला हिस्सा बना था, ये तो आज भी है, और एक पाकिस्तान यहां भी बना था। इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। क्या नाम था इसका? इसकी कैपिटल थी ढाका। ठीक, ध्यान रखिएगा 1947 से लेकर 1971 तक, 1971 तक, दिस जोन नोन एज ईस्ट पाकिस्तान, और उसे क्या बोलते थे? वेस्ट पाकिस्तान। 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था उसने कहा कि हम उसका पार्ट नहीं है। जैसे अभी अगर आप लोगों को याद हो तो इस पाकिस्तान में यहां एक जगह है जिसका नाम है बलूचिस्तान, याद है ना। और अभी बलूचिस्तान कह रहा कि हम पाकिस्तान के पार्ट नहीं। ऐसे ही 1971 में इन्होंने कहा कि हम उसके पार्ट नहीं है। हमने कहा क्या बात कर रहे हो, हम तो वैसे भी बीच में ही रहते हैं। हमने इनसे क्या बोला कि तुम्हें इनके साथ रहने का मन नहीं क्या? इन्होंने कहा मां कसम नहीं है मन रहने का। हमने क्या कहा? आई विल सपोर्ट। हमने इनको क्या किया? सपोर्ट किया। यहाँ के कुछ लोगों को भड़काया हमने इनके खिलाफ, और इन्होंने अपने आप को इनसे क्या कर लिया? आजाद। आज यही जोन जो है इसे हम बांग्लादेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। तो आज एक बांग्लादेश जो कंट्री है वो पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया इन 1971 इट्स बिकम द न्यू कंट्री इन द वर्ल्ड, और सबसे पहले इंडिया ने सपोर्ट किया था इसको। अब आप सोचो बांग्लादेश और इंडिया की दोस्ती कितनी मजबूत होगी कि हमारे सपोर्ट करने से ये देश बना। आप लोगों ने आंटी का नाम सुना होगा, बड़ी फेमस थी कुछ दिन पहले। उनका नाम था शेख हसीना। उनका नाम सुना? नहीं सुना? अरे शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है ना। ये कोई मोहल्ले की आंटी नहीं है ना। शेख हसीना यहाँ की क्या थी? प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअल में क्या हुआ, शेख हसीना के जो फादर थे, सुनने वाली बातें हैं, शेख मुजीबुर रहमान उनका नाम था। जैसे हम अपने देश में महात्मा गांधी को बोलते हैं ना फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहते हैं, वैसे इनके फादर को बांग्लादेश में कहा जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, हिंसा कर दी। तो सोचो ये यहां से भाग के कहा आई? इंडिया। और इनको हमने अपने देश में शरण दी कि काम करो, जब तक यहाँ का माहौल ठंडा नहीं हो जाता
तब तक आप कहाँ रुको, भारत में। और ये सब कुछ देखकर सबसे ज्यादा आग कहाँ लगती है, इधर। तो एक बात बताओ ना, किसी ने आपके पार्टनर को आपसे अलग कर लिया हो धोखे से या कुछ भी, और फिर बार बार आपके सामने लाके उसके साथ कुछ ऐसा ठीक किया जा रहा है कि हर बार आपके अंदर वो 400 डिग्री का करंट क्या हो रहा है, चल रहा है। तो देखो, हम बिल्कुल कमजोर नहीं, हम भी बीच बीच में किसको छेड़ते हैं, इधर। लेकिन क्या इसके छेड़ने का जो तरीका है ना, वो अमानवीय है, वो इनह्यूमन है। हमने कभी यहाँ जाके अंदर सिविलियंस को गोली कभी नहीं मारी बात। लेकिन जो पहलगाम में हुआ वो किसी भी प्रकार से जस्टिफिकेबल नहीं। पहलगाम में जिन लोगों को मारा गया, क्या उनका इससे कोई लेना देना? वो बेचारे घूमने गए, घूमने गए, वहां लोगों ने मार दिया उसको। इसलिए इस चीज के लिए कहीं ना कहीं भारत किसी भी प्रकार से काउंटर को एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को लेकर। तो ये बांग्लादेश वाला हिसाब किताब क्लियर है। याद रखिएगा, पार्टीशन में कितने पाकिस्तान बने थे, दो। एक कौन सा, वेस्ट पाकिस्तान, और एक कौन सा, ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान कब तक ईस्ट पाकिस्तान रहा, 1971 तक। 1971 में जाके क्या बना, ये बांग्लादेश। नोट करो, खत्म करो। तो क्या लिखेंगे, पार्टीशन लिखिए, इस डेट 14 तारीख को लिखा है। पार्टीशन में ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान दोनों लिख लो। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, it was a separated part of India in 14th of August 1947. ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान भारत से बंटवारे होकर दो नए क्षेत्र बने थे 1947 से 1971 तक। 1947 टू 1971 ये वाला एरिया क्या कहलाया, ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में जाके कौन सा देश बन गया, बोलो, बांग्लादेश। तो आपसे क्वेश्चन की बस एक उम्मीद है, बस बांग्लादेश देश कब बना, तो आप बताएंगे 1971 में। किसके सपोर्ट से? उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रही थी दीदी, बोलो। अच्छा चलो मैं बताऊंगा, हिंट करता हूँ, बताइएगा। वो इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। तो आप लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों को भूल जाते हो, है ना। इंदिरा गांधी उस समय देश की क्या थी, प्राइम मिनिस्टर। आयरन लेडी कहा जाता है, बहुत बड़ा उनका स्टेप था जहां ये बना। तो यहां से मॉडर्न वाला पार्ट आपका क्या हो गया, खत्म। कुछ वॉर लिख लीजिए जो फेमस वॉर हैं, जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, नोट करो। इंपॉर्टेंट वॉर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध, दो चार नाम लिख लीजिए। सबसे पहला लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट नाम, पानीपत। पानीपत का, अच्छा ये पानीपत नाम की जगह कहाँ, हाँ जी मैडम, ये पानीपत नाम की जगह कहाँ है, हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा। पानीपत, सोनीपत, ये सब कहाँ जोन मिलेंगे आपको, हरियाणा। पानीपत के याद रखिएगा 3 युद्ध हुए थे, है ना, 1526, 1556 और 1761, ये तीनों लिख लो। अब 3 युद्ध कैसे, सुनो। पानीपत का पहला, पानीपत का दूसरा और पानीपत का तीसरा। मैदान एक ही है, कितने मैच हुए हैं, 3। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, है ना। इतिहास में अगर 100 बार युद्ध पूछे गए हैं, 100 टाइम, तो 90% टाइम यही 3 युद्ध पूछे गए हैं। पानीपत का पहला, दूसरा और कौन सा, तीसरा। एक तो याद रखना है, एक आपको याद रखना है तराइन का युद्ध, इसे लिखो, बैटल ऑफ तराइन। तराइन भी हरियाणा में जगह है। आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना, ठीक। उनकी वाइफ का नाम क्या था, उनके वाइफ से क्या लेना देना है, नहीं इतिहास वालों को बहुत लेना देना है। उनकी पत्नी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था, संयोगिता। अब अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से किसको लेके चले गए थे, संयोगिता को, और उनके फादर ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी और विदेश से एक आदमी को बुला के उनको युद्ध के मैदान में क्या किया, उन्होंने हराया था। उसी युद्ध का नाम क्या था, तराइन। तो तराइन के आप 2 वॉर लिख लीजिए, एक लिखो 1191
और एक कौन सा लिखना है 1192, लगातार साल में हुए थे। 1191, 1192, ये किसके बीच हुए थे ये भी लिख लो आप। तराइन का जो पहला वॉर है ये गौरी, पूरा नाम था इसका मोहम्मद गौरी, और दूसरी तरफ थे पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इंडिया के उस समय किंग थे, भारत के राजा थे, और ये जो गौरी भैया है ना ये अफगानिस्तान का था। कहां से आया हुआ था? अफगानिस्तान। अब आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो ये गोरी है, इसे कई बार हम GORI भी लिख देते हैं, गोरी, कई बार गौरी भी लिख देते हैं। इस गौरी को बुलाया किसने था अफगानिस्तान से भारत? संयोगिता के फादर थे, संयोगिता इनकी वाइफ। संयोगिता के फादर का नाम था जयचंद्र। क्या नाम था उसका? मतलब आप ढंग से ऐसे सोचो कि अपने ही दामाद को एक बाहर से व्यक्ति बुलाया गया था जिसका नाम क्या था? गौरी। उस समय के बाद से जो ये नाम है ना जयचंद्र, ये फेमस हो गया। जो भी धोखेबाज आदमी होता है ना किसी देश का, उसके लिए टाइटल वर्ड कौन सा यूज किया जाता है? जयचंद्र। मतलब उसने खुद के स्वार्थ के लिए भारत के राजा को मरवा दिया। हालांकि पहले युद्ध में तो ऐसा नहीं हुआ था। जो तराइन का पहला वॉर था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? गौरी को। रिजल्ट लिख लो इसका नीचे। इसमें पृथ्वीराज विन हुए थे, पृथ्वीराज चौहान जीते। लेकिन जो ये दूसरा वॉर था सेकंड, इसमें मैदान वही, खिलाड़ी वही, सब कुछ छोटी, बस रिजल्ट चेंज। दूसरा वॉर जो हुआ था इसमें भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान ही थे, लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? गौरी की। इसमें गौरी जीत गया। मैं लाल घाटी में क्लास पढ़ा रहा था एक बार, हालांकि वो SSC CGL का बैच था। उसमें एक बच्चे का बड़ा बेसिक क्वेश्चन आया, और मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि सर जब पहले युद्ध में गौरी हार गया तो दूसरे युद्ध में युद्ध हुआ कैसे? हुआ जब हार ही गया हो तो फिर युद्ध में आने का मतलब क्या था? तो देखो भारतीयों के साथ पता दिक्कत क्या थी। पृथ्वीराज चौहान, चौहान ये वर्ड कहां से आता है? चौहान, चंदेल, ये राजपूत है। आप में से कोई यहाँ राजपूत कम्युनिटी से? क्या नाम मैडम पूरा आपका? राजपूत। कौन सी राजपूत कम्युनिटी? राजपूतों में तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ठाकुर। राजपूतों के अंदर एक बात बड़ी खतरनाक होती है, आप समझिएगा आपके बारे में बात कर रहा हूं मैं, है ना। डायलॉग बाजी बहुत होती है। डायलॉग बाजी कैसे? कि अगर सामने वाले से हम युद्ध कर रहे हैं और उसके पास कोई हथियार नहीं तो हम निहत्थों से वार नहीं करते। कोई अगर घायल कहां पड़ा हुआ है? नीचे। भला ही अपना दुश्मन हो तो उसको उस घायल की अवस्था में क्या पिलाना है? पानी। तो बड़े मोरल्स होते हैं, बड़े एथिक्स होते हैं, और भारतीयों ने सारे युद्ध एथिक्स के साथ लड़े। पहले युद्ध में कौन हार गया था? और गौरी ऐसे जमीन में पड़ा हुआ था, और जो पृथ्वीराज चौहान के दोस्त थे ना वो बोल रहे थे कि चौहान एक काम करो, निपटाओ इसको, ये मारने आया था आपको। पृथ्वीराज चौहान अरे ऐसे लोग मैं थोड़ी ना मारता हूँ, एक काम करो गौरी तुम जाओ दवाई ववाई करवाओ और जिस दिन ठीक हो जाओ फिर आओ, यही मारेंगे हम तुम्हें फिर से। भारत में आधे लोग तो डायलॉग बाजी के चक्कर में हार गए। दूसरा युद्ध जब हुआ ना, गौरी वही, चौहान वही, पृथ्वीराज चौहान को कूटते हुए अफगानिस्तान लेके गया था कि दिस इज अ किंग ऑफ इंडिया टू रीड अंडर द फर्स्ट तराइन वॉर ऑफ मी। सीधा सीधा आंसर तक इसने मुझे युद्ध में क्या कर दिया था? छोड़ दिया। खैर ये दो युद्ध याद रखेगा, एक तराइन का वॉर फर्स्ट, एक तराइन का वॉर कौन सा? सेकंड। प्लासी का युद्ध मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवाया ही, अगर आपको याद हो, लिखवाया था मैंने 1757 प्लासी वॉर। उसमें अंग्रेजों ने वो बंगाल के राजा, क्या नाम था उनका? सिराजुद्दौला, उनके साथ क्या किया था? उन्होंने युद्ध किया था। अब इन सब के अलावा अगर आपको एक आधा वॉर और याद रखना है पानीपत और तराइन के अलावा, तो आप कुछ मत याद रखिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके अलावा केवल नोट्स भरना है, पेपर में वो आते आते हैं नहीं, बहुत ज्यादा होगा तो ये पानीपत और कौन सा हुआ? तराइन।
एक आधा स्लोगन लिख लो आखिरी में, नारे वारे लिख लो, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। स्लोगन वैसे मैंने आपको 2-3 तो लिखवा दिए। पिछली क्लास में कौन सा लिखा था? कुछ लिखा था, इंकलाब जिंदाबाद, किसका स्लोगन था वो? भगत सिंह का था। आज हमने एक लिखा डू और डाई, किसका था? महात्मा गांधी का। एक आध दो और लिख लो, जैसे लिखो आराम हराम है। अब क्या कर सकते हैं मैडम, यही स्लोगन था, आराम हराम है। आप में से कोई बताएगा हराम का मतलब क्या होता है? ये नहीं है, है ना, ये केवल इतना है। हराम मतलब क्या होता है? बैन, बैन। कुछ चीजें बैन होती है ना, जैसे हिंदुओं में मांस बैन, तो हम बोलते ना हराम है। जैसे इस्लाम में अल्कोहल क्या है? हराम है। सुअर का मांस क्या है? हराम है। ऐसे जवाहरलाल नेहरू कहते थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, कि अगर किसी ने अपने जीवन में क्या करना चालू कर दिया, आराम, तो वो हराम के जैसा, बिल्कुल आराम नहीं करना चाहिए जीवन, इसीलिए कि हम लगातार उसमें क्या करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। तो ये किसका स्लोगन लिखना है अपने को? जवाहरलाल नेहरू का। पूछा जाता है कभी, आराम आराम। इसके अलावा एक बड़ा फेमस है, वो तो आपको पता होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसका था ये? सुभाष चंद्र बोस का। वेरी गुड। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को पूरा नाम हम क्या बोलते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को वो जो नेताजी का टाइटल है ना, वो हिटलर ने दिया था, याद रखिएगा। जो जर्मनी का हिटलर था ना, उसने नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को किसका टाइटल दिया था? नेताजी का। तो तुम मुझे टेस्ट पेपर दो मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा था ये? सुभाष चंद्र बोस का नारा था। एक आधा और लिख लो। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने लिखा था ना मारो फिरंगी को, किसका नारा था? सोमवार पांडे, मंगल पांडे, क्या नाम था? मंगल पांडे। मारो फिरंगी 1857 क्रांति में हमने वो लिखा था। एक और लिख लो लास्ट, 4 हो गए ना अपने टोटल, एक और लिख लीजिए। एक और आप कौन सा लिख सकते हैं? कोई छोटा मोटा नारा। एक नारा आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, पूरी लाइन बोलो। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पूरा नारा नहीं था, नारा केवल ऊपर वाला था वो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। किसका नारा था, कौन बताएगा? ये लाइन सुनी है कि नहीं सुनी? किसका स्लोगन था? अरे भगत सिंह को बार बार क्यों लेके आ रहे हो गया उनका एक बार नारा। ये नारा था राम प्रसाद बिस्मिल का। किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल। ये नाम लिख लीजिए। बिस्मिल का नाम सुना है? ये वही भगत सिंह वाले ग्रुप के हैं, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत बड़ा नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड हुआ था, एक ट्रेन लूट ली थी अंग्रेजों की, उसके मेन मास्टरमाइंड कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल साहब। क्लियर है? यहां से कहानी खत्म। आजादी मुबारक हो आप सभी लोगों को। हाँ चलो ये बता देते हैं। देखो, देखो इंकलाब का मतलब होता है मैडम क्रांति। क्या होता है? क्रांति। और जिंदाबाद का मतलब होता है लाइफ लॉन्ग। क्या होता है? रेवोल्यूशन लाइफ लॉन्ग। हिंदी में मतलब होता है क्रांति चलती रहे या क्रांति जिंदा रहे। क्लियर है मैडम? अरे मोहम्मद इकबाल ने लिखा था मैडम। देखो मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ मैडम, ये बहुत पहले पढ़ा है मैंने, है ना। ये जो आपके टीचर साहब है ना, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बस उसके लिए आपका एक सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। चलिए, जितना लिखा हो गया ना। अब जितना आपने, बातें नहीं करो देवी लोग, जितना लिखा है एक बार पढ़ने पलटाओ जरा फटाफट। एक बार जल्दी से देखो क्या क्या लिखा है, उसके बाद छुट्टी। कहीं कोई डाउट जाए बीच में मेरे से पूछ लेना, और ऐसा लगे डाउट होने जाने का सवाल ही नहीं, बस इतना बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। तब तो और कोई बात नहीं है। एक बार पढ़ लीजिए, कुछ लगे तो मेरे से पूछिए। आज ही क्लास कितने बजे तक थी आपकी? 6 बजे तक की थी ना? बस फिर आपसे पूछना है 2 मिनट के बाद। हाँ, छोड़ दीजिए, रिवाइज करिए जो लिखा।
अच्छा, आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या जिसमें टेस्ट पेपर वगैरह सेंड किया जा सके? है ना? तो उसमें मैं अभी, चूंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप की मुझे जानकारी नहीं है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अभी क्लास से जाने के बाद वो टेस्ट पेपर में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? आप उस टेस्ट पेपर को लगाइएगा, उसमें वही फैक्ट वाले क्वेश्चन है हिस्ट्री के जो आपके पेपर से जुड़े हुए हैं। जितने क्वेश्चन बन जाए, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे क्योंकि वो सारे क्वेश्चन टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो नहीं बने उनको लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी क्लासेस कंटिन्यू हमारी चलती रहेंगी। कोई डाउट हो तो आप आगे वाली क्लासेस में आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? लेकिन वो टेस्ट पेपर लगाना जरूर, क्योंकि कहानी सुनना उद्देश्य नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य ये है कि पेपर में जो हमारे से क्वेश्चन बने वो हमसे बन जाना चाहिए। एग्जाम की डेट क्या है, कुछ पता है आप लोगों को? 24 जून, 20 जून को खत्म कर देंगे अपन ये वाला पार्ट, है ना? संडे को मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपको मॉर्निंग में आना पड़े करंट अफेयर्स के लिए, है ना? तो उस दिन हमारी वही 2.5 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी। और अगर हम पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स अगर कवर कर रहे हैं तो हम 3 संडे में कर ले जाएंगे उसे। और आपके 24 जून से पहले पहले वैसे अपने पास 4 संडे हैं अभी, अगर अभी मैं अपकमिंग संडे से काउंट करूं तो। लेकिन क्या आखिरी वाले संडे तक हम लेके नहीं जा रहे हैं, 1 हफ्ते का समय आपके पास भी होना चाहिए आखिरी में। तो 3 संडे में करंट अफेयर्स आपका लगभग लगभग हो जाएगा, जितना आपके पेपर के लिए जरूरी है। और वैसे भी बहुत ज्यादा डेप्थ में तो जाना नहीं है, जो ऊपर ऊपर का बड़ा बेसिक है उसके बारे में, क्योंकि लास्ट ईयर का जो मैंने पेपर देखा आपका, उसमें सब्जेक्टिव से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए, है ना? तो देखो, मनोरंजन स्टोरी अलग बात है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ने में हमें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए पेपर या पेपर निकालने के लिए हमें उस जोन की पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है जो पेपर में ज्यादा पूछा जा रहा है ना? तो अभी अब चूंकि मेरे ऑफिस से ज्यादा समय मिलता नहीं है, तो कुछ शाम का समय मेरे पास खाली रहता है, तो अभी आज ठीक है, संडे का दिन मेरे पास पूरा ऑफ रहता है। तो मॉर्निंग में हम कुछ 2-2.5 घंटे वाली जो क्लास है वो करंट अफेयर्स की कर लेंगे, ठीक है ना? और थोड़ा अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो क्या है, गर्मी वर्मी वाला सीन भी नहीं रहेगा, 9, 10, 10:30, 11 तक फ्री हो जाएंगे हम सभी यहाँ से। ठीक, चले कुछ पूछा जाए आप लोगों से? बंद करो रफ, बंद कर दो। आप लोगों से सब याद है, ऐसे सोचो कि हमसे सब बनता है, पूछ लो जो पूछना है आपको यहाँ से, है ना? चलें स्टार्ट करें, चलो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी तक कुल कितने वर्ल्ड वॉर हुए हैं? अरे बोलना है बस, कितने वर्ल्ड वॉर हुए हैं? कौन से वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया आजाद हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? अच्छा ये बता दो कितने साल चला था? 1939 से 1945 तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो 2 टीमें थी, उसमें हिटलर किसका लीडर था? जर्मनी का था। 1945 में जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चर्चिल। वेरी गुड। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था उस समय? चर्चिल। लेकिन उसके बाद उसने क्या कर दिया था? नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना था? एटली, क्लीमेंट एटली पूरा नाम था। और उसी के समय इंडिया क्या हुआ था? आजाद हुआ था। इटली ने क्या बोला था कि हम कब तक इंडिया को आजाद कर देंगे? 1948। लेकिन हम आजाद कब कर दिए गए? 1947। आप मुझे बताओ, मैं सीक्वेंस बोलता हूं, आप मुझे बताना गांधी जी का कौन सा आंदोलन कब हुआ था? गांधी जी ने इंडिया में सबसे पहला आंदोलन कौन सा किया था? चंपारण सत्याग्रह। कहां किया था? चंपारण में। चंपारण के बाद कौन सा किया? अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक। उसके बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। लेकिन गांधी जी के जो बड़े 3 आंदोलन थे, जिसमें एक कौन सा था? असहयोग, एक सविनय अवज्ञा, और एक भारत छोड़ो। आप मुझे बताओ इन तीनों आंदोलन में से कौन सा आंदोलन था जो चौरा चौरी कांड के कारण बंद हो गया था? असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था?
असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो? भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने किस आंदोलन में दांडी यात्रा करी थी? असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने क्या करी थी? दांडी यात्रा करी थी। कहां से कहां तक की यात्रा थी वो? अहमदाबाद से दांडी। टोटल कितने मील की थी? 240 मील की यात्रा थी। माइल किलोमीटर से एक लॉन्ग यूनिट होती है, डिस्टेंस में फिजिक्स वगैरह में पढ़ा भी होगा आपने। आगे आप मुझे बताओ, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करी थी तो कितने लोग उनके साथ थे? 78। लेकिन जब वो पहुंचे 1.5 लाख के आसपास लोग उनके पास थे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन यहाँ से और रिलेट करके आप मुझे बताइए। साइमन कमीशन जब इंडिया आया 1928 में, तो उसके विरोध में एक बड़ा फेमस आदमी इंडिया में मारा गया था। क्या नाम था? लाला लाजपत राय। वो उसका विरोध कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ, घायल हुए, उसके बाद क्या हो गया, वो मारे गए। लाला जी की मौत का बदला भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने किसको मार कर लिया? टंडन। क्योंकि उसी ने क्या दिए थे? ऑर्डर दिए थे। बाद में सेंट्रल असेंबली में उन्होंने क्या फेंक दिया? बम फेंक दिया। इसी के कारण उनको क्या हो गई थी? जेल। जेल के बाद क्या हुई? फांसी। भगत सिंह की फांसी की डेट क्या थी बताओ? 23 मार्च। 31। कौन सा दिवस मनाते हैं इस दिनों? शहीद दिवस। अच्छा बताओ, ये जो फांसी हुई थी, इसके पहले गांधी जी ने एक पैक्ट साइन किया था ना, एक अंग्रेज के साथ। उस पैक्ट का नाम क्या था? गांधी इरविन पैक्ट। उसे कौन सा पैक्ट कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट। दिल्ली में साइन हुआ था ना 5 तारीख के दिन। क्या गांधी जी ने भगत सिंह को निकलवाने की बात करी थी? और अगर ऐसा होता तो शायद भगत सिंह को फांसी भी नहीं होती। ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए। इजराइल कौन सी कम्युनिटी का देश? यहूदी। दुनिया का एकमात्र ज्यूस देश कहलाता है। पूरी दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसमें पूरी आबादी केवल किसकी है? यहूदियों की, ज्यूस की आबादी। ठीक है, तो आप इसे आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास का टाइम टेबल आपको ऐसे ही बता दिया जाएगा। संडे वाला जीए जो है उसको हम अलग से फिक्स रखेंगे यहाँ से। ठीक है भाइयों, चलो, थैंक यू वेरी मच।